कर गया तो कर गया, अदरवाइज फिर दोबारा से वही होगा कि जॉब के लिए निकले सही पाए। ये 100 की जैसे टेलीनॉ की एक्टिविटी हो रही है तो वो भी इन्वॉल्व हो गए, फिर उनके थ्रू हमने टिकट्स देना शुरू कर दिए, तो होल मार्केटिंग डिपार्टमेंट गॉट इन्वॉल्व। ज़बरदस्त। आप लोगों से जाके अच्छे वे के अंदर बात करें और उनको अपना मकसद बताएं तो दे आर रेडी टू हेल्प यू। आपको बताता हूँ कुछ नंबर्स। जी। देखिए, आप कॉर्पोरेट के अंदर और नॉन कॉर्पोरेट के अंदर मेन फर्क तो ये नंबर्स numbers का। आपका हम favorite- रिसर्च बड़ी favorite, करते हैं। आपने इनको डोमिनेट करना है तो एक ही तरीका है, इनकी टॉप क्लास को ये बताएं कि इनका अपना कल्चर इंग्लिश मैन कल्चर से इंफीरियर है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की आईटी इंडस्ट्री के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, मीडिया के अंदर बहुत अच्छा काम करते रहे। डिजिटल मीडिया जिस जिस तरह इवॉल्व हो रहा था उसके अंदर वन ऑफ द लीडिंग फेस पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए। उनका ये मानना है कि हमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की नेशन को दुनिया की बेस्ट नेशन बनाना है। हम यहाँ पे अपना अपना पार्ट प्ले करें, अपने हिस्से की ईंट इस मुआशरे में लगाएं। हमारे आज के मेहमान हैं AOG आर्ट ऑफ गिविंग, एक सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये CEO हैं, फाउंडर हैं, मिस्टर राहील असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नवीद आप? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे जी ऑन द शो। सर आप इतने मसरूफ़ आदमी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो राहील साहब, गुफ्तगू तो बहुत लंबी चलने वाली है और बहुत मज़े की बातें होंगी इंशाल्लाह इसके अंदर। मुझे ये बताइए, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं, हम क्या, हमारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ का आगाज़ कहाँ से किया, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं आप, और एजुकेशन कहाँ से लिया आपने? नहीं, मैं आपका ये जो शो है वो काफ़ी आप कह रहे हैं कंटिन्यूसली देख रहा होता हूँ, और आप ये थैंक यू। क्वेश्चन जो हैं वो अपने सारे गेस्ट से पूछते हैं। तो मेरा बस ये सवाल है कि क्या आपको सारे सच ही बताते हैं जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं उनसे लाइफ के बारे में? सर कोशिश होती है सबकी सच बताएं, लेकिन होता है कि ज़िंदगी में एक मौके पे इंसान जब इतना कामयाब हो जाता है ना, तो वो बीच में मिर्च मसाले लगा देता है किसी हद तक। तो इतना एक्सेप्टेबल होता है। और मैं ये कहूँगा सर कि प्रॉब्ली जब हम बच्चे थे तो हमें लगता था कि सक्सेस जो है ना वो बड़ा एक चार्मिंग किस्म का आप कहने वे फॉरवर्ड है, लेकिन अब समझ में आया कि वो कहानी जो है टूवर्ड सक्सेस वो कोई इतनी चार्मिंग नहीं होती, इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती, उसमें काफ़ी सेक्रीफाइसेस होते हैं ऐसे और ही है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो मेरा भी सर इसी तरह है। खैर, आई बिलोंग फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड। मेरे फादर जो हैं, ही इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड ही इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो। सो माशाल्लाह। आई एम अ सन ऑफ अ सोल्जर एंड अ डॉक्टर। सो मैं ये कहता हूँ कि जी आई हैव अ ब्रेन ऑफ अ डॉक्टर एंड अ हार्ट ऑफ अ सोल्जर माशाल्लाह। एज अ पर्सन, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बचपन से अपने फादर को देखा उसी तरह कि वो या तो जंग पे जा रहे हैं या फिर वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, और दोनों जगहों के ऊपर उन्होंने जो है वो किसी न किसी की जान बचानी ही होती है जिसकी सही वजह है। से जा रहे होते हैं। तो मेरी जो आप कह रहे हैं स्टार्टिंग से अपब्रिंगिंग थी, उसके अंदर एज अ फैमिली हम लोगों ने कभी कितना पैसा आप कमा रहे हैं उसको इतना वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। बट ये ज़्यादा वैल्यू था कि जी आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो होता है ना, रात के 9 बजे आप आके बैठे डिनर टेबल के ऊपर, तो माशाल्लाह मेरे बड़े भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं, अच्छा। फिर मेरी बाकी फैमिलीज़ भी या आर्मी ऑफिसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं। तो या तो ये हो रहा होता था कि जी आपने क्या पेशेंट्स की जान बचाई आगे, या फिर आप कौन सी जंग पे जा रहे हैं और कहाँ पे हार्ड एरिया है और कहाँ से आपने वो आ गए। तो फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ आप कह दें कि अनकॉन्शियसली आई हैव बीन ट्रेंड कि यू शुड बी फोकसिंग मोर कि आपका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो रहा ठीक है। है, रादर दैन कि आप कितना पैसा जो है वो अपने बैंक्स के अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इक्वेशन से निकाल दें तो ऑफ कोर्स चीज़ें गिर जाती हैं, बट एजेंडा कभी ये नहीं रहा कि जी मैंने पैसा कमाना फोकस वो नहीं था तो। है। या बिल्कुल या सही। या बाकी मेरी पर्सनैलिटी की एक बड़ी अच्छी बात है, जो मैं जब लोगों को कहता हूँ तो वो कहते हैं अभी कह रहा है चीज़ों के ऊपर, एंड आई डोंट नो कि वो कैसे है, बिकॉज आपको पता है मैं वैसी किस्मत में बिलीव करता हूँ। तो फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ना एक गिविंग एटीट्यूड बड़ा रहा है। सही है। और मुझे याद है वो बचपन के अंदर जो है ना, वो जब हमें ईदी मिलती थी तो वो 100 रुपए दादी से दादा से सबसे मिलकर 500-600 रुपए बन जाते थे ईदी के अंदर। मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मैं 1985 में हाँ, पैदा हुआ था, हाँ। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s की स्टार्टिंग की बात। ठीक है। सो बाकी मेरे सारे कजन्स जो है ना वो बड़ा आप कहने हैं कि जाके देख रहे होते थे कि यार कितना 500 रुपए को किस तरह यूटिलाइज़ करें। ठीक मेरा है। बस ये होता था कि मैं 500 रुपए किसको दूँ कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है मुझसे और उसका ठीक है। फ़ायदा हो जाए। अच्छा। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी दूसरे बंदे की हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा होता था, बट आई एम अ पर्सन डिज़ाइन जो जब दूसरों को आप कहने हैं पुश करता हूँ तो वो प्लेजर जो है वो मिल रहा है आपको, तो दैट ये इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बचपन मी। से बिल्ट इन था आपके अंदर। बचपन से बिल्ट अच्छा ये इन था। बताएं राहील,
अब आर्मी बैकग्राउंड के लोग जो हैं, आर्मी के अंदर हम देखते हैं बहुत डिसिप्लिन किस्म का एनवायरनमेंट होता है। और अब ऑब्वियसली जो वो दिन में नज़र आते हैं वो घर में भी, बाहर भी, जो बाहर होते हैं वो घर में भी हम श्योर ऐसे ही होते होंगे। तो आपको लगा कि आपको कोई ज़्यादा कोई सख्त किस्म के फादर से आपको पाला पड़ रहा है, आपको आपके अंदर बेहतरी लाने में बड़ा रोल है उनका? सर मैं ये कहूँगा कि जितना प्यार मेरे फादर ने मुझे दिया है, और इनफैक्ट आई एम 38 राइट नाउ, और मेरे बिजनेस के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो अभी भी मेरे फादर हैं, जो कि मेरे अच्छा। साथ में, बिकॉज आपको पता है मैं आर्ट ऑफ गिविंग चला रहा हूँ, ऐसे ही है। एंड इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते, एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू इन पाकिस्तान। सो मेरे जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं अभी ये सब, वो मेरे फादर हैं। ज़बरदस्त। एंड येस मैं ये कहूँगा कि ही हैज़ बीन स्ट्रिक्ट जहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत थी, और ही हैज़ बीन वेरी लविंग जहाँ पे आप कह लें कि एक मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट ही हैज़ ऑलवेज बीन स्टैंडिंग विद मी सिंस लास्ट 38 ईयर्स। कहीं मुझे ये फील नहीं हुआ कि जी मैं अकेला किसी जगह पे खड़ा हूँ। बट येस हमारी रूटीन जो है वो फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग फादर ने जो है वो बड़ी आप कह लें डिसिप्लिन रखी थी कि जी हम लोगों ने स्कूल से वापस आना है, फिर हम लोगों ने खाना खा के जो है वो ग्राउंड्स पे जाना है, स्क्वॉश खेलने, स्विमिंग करने, क्रिकेट इतना नहीं, आपको पता है आर्मी के अंदर प्रमोट किया जाता, बट जो आपकी रैकेट गेम्स हैं या फिर आपकी वैसे और स्पोर्ट्स हैं, तो फुटबॉल हो जिम की गया, तरफ फोकस होगा, बॉडी बिल्डिंग बास्केटबॉल, करें, हाँ, जिम, स्क्वॉश पे बहुत था। स्विमिंग होगी। सो मैं फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड फादर के साथ स्क्वॉश खेलने जाता था, ठीक है। वहाँ से फिर लॉन्ग टेनिस और फिर टेबल टेनिस और इस तरह की रैकेट गेम्स के अंदर काफ़ी मज़ा था। उसके बाद फिर रात के वक्त जो है वो फादर के साथ बैठ के पढ़ाई भी करते थे, साथ खाना भी खाते थे, उनसे लेक्चर्स भी लेते थे। तो फादर से दोस्ती आपकी ज़्यादा थी या भाई, बड़े भाई की ज़्यादा दोस्ती थी? नहीं, मेरे ख्याल में फादर ने जो है वो हम 4 बहन भाई हैं, 5 हैं सॉरी, 4 भाई हैं 1 बहन है, एंड सबको इंडिविजुअल अटेंशन दी है। अच्छा। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मुझसे ज़्यादा हुआ है या मुझसे कम हुआ है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर माय फादर कि उन्होंने बड़ी डिसिप्लिन वे से ठीक हर है। बच्चे को जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस दी है लाइफ में। और मेरी मदर जो है वो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक वो सब बच्चों की बेस्ट फ्रेंड माएँ ऐसे ही। होती हैं, एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे बगैर पूछे जो चीज़ें मेरी वो अभी भी कर देती हैं। ज़बरदस्त। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी जो आप कह लें चाइल्डहुड था, इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस टाइम, क्योंकि एज अ सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हम 2 या 3 साल से ज़्यादा किसी जगह पर रुकते नहीं। तो मैं मुल्तान में पैदा हुआ 1985 में, देन वी वेंट टू बहावलपुर, फिर वी वेंट टू पिंडी, उसके बाद वी वेंट टू रहीमिया खान से हम निकले, हम कराची आ गए, कराची से निकले मुल्तान चले गए, मुल्तान से हम टल चले गए, टल इज़ मीरान शाह, मीर अरीफ, वज़ीरिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़ फाटा में। वहाँ से हम निकले वापस कराची आए, कराची से निकले लंडी कोतल चले गए, खारियाँ चले गए, वहाँ से मैं फिर लाहौर चला गया, इस्लामाबाद। सो आई हैव सीन आप कह लें। घाट घाट का पानी आपने पी लिया, जो आर्मी के हर बच्चे और हर फैमिली जो है वो इसी इन्वायरमेंट से गुजरती है। हाँ सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि हर किस्म का बंदा पाकिस्तान के अंदर मेरा Exactly. दोस्त है, और मेरे अंदर आपको हर किस्म का फ्लेवर भी मिलेगा। मैं कराची लेकिन आइट भी हूँ, मैं पंजाबी भी इसमें हूँ। इसमें अक्सर लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप पे आता है कि आपके कोई लॉन्ग टर्म दोस्त बन नहीं पा रहे होते, क्योंकि आप हर 2-2 साल बाद मूव कर रहे होते हैं। नहीं, आपको तो 10 साल हो गए ऐसे मेरे दोस्त बने। सब तो मेरा कह रहा हूँ कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में दोस्ती को लंबा रखना या छोटा करना है, ये एक बंदे के ऊपर पर्सनली आपके डिपेंड ऊपर करता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, आई वुड से कि मेरे बहुत दोस्त हैं, क्योंकि मेरी डिफरेंट सिटीज़ के दोस्त हैं। फिर यूनिवर्सिटी मेरी आप कह लें एक दफ़ा मुल्तान में हुई, लाहौर, फिर इस्लामाबाद, तो वहाँ सारे यूनिवर्सिटी से दोस्त हैं। फिर स्कूल्स हर 2 साल बाद चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक क्लास के सेपरेट दोस्त हैं, एफएससी के सही, सेपरेट दोस्त हैं। सही, तो सही। फ्रेंड्स आई हैव अ लॉट, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास, आई थिंक हज़ारों में होंगे दोस्त हैं। बढ़िया। अच्छा, एजुकेशन आपने फिर लाहौर से ली मेन, आपने ग्रेजुएशन आपकी कहाँ से हुई? यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ी सी बातें अपने जी, बारे जी। में ज़रा बताता हूँ। मैं एक बार ना बचपन से एक बड़ा एडवेंचरस किस्म का बंदा रहा हूँ, एंड आई रिमेंबर कि जब मैं क्लास 4th में था, आई वाज 9 ईयर्स ऑफ एज, तो हमारी 2 बिल्डिंग्स थी, आप कह लें फ्लैट्स की, जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स फैमिली से आ रही थी, और एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर बॉल चलेगी जो कि बिल्डिंग का आप कह लें छत बंद थी। ठीक है। तो मैंने दूसरी बिल्डिंग से जो है वो एक बड़ा छोटा सा वुड का प्लैंक, जो कि आप कह लें 5-6 फुट लंबा था, लेकिन हाँ। बिल्कुल आप कह लें 1 फुट उसकी चौड़ाई थी, वो मैंने 2 बिल्डिंग्स के बीच में रखा, अच्छा। और मैं विदाउट एनी सपोर्ट एक बिल्डिंग की दूसरी बिल्डिंग की छत के ऊपर गया, और नीचे सारी फैमिलीज खड़े होकर चीखें मारी थी कि यार राहिल क्या कर रहे हो। बट वो आप कह लें कि मैं डिज़ाइंड ऐसे हूँ कि यार मुझे अगर कोई चीज़ करनी है, कोई गोल मुझे अचीव करना है, तो आई विल जस्ट गो ऑन एंड डू इट। मैं रिस्क को इतना एवेल्यूएट नहीं कर रहा हूँ एज ए एडवेंचर। सो जब तक तो मैं आप कह लें कि फादर के साथ साथ ही था टिल माई एफएससी। So I was a very upcoming student. I was a scholarship holder of physics and maths in matric class. Okay. And then I was the head boy and also the house captain in my matric class.
सेम वॉज द केस इन माई FSC ऑल्सो, मैं हमेशा लीडिंग पोजिशन पे रहा। बट उसके बाद फिर आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। एंड ये कब की बात है? ये बात है सर 2003 की। 2003 में आप लाहौर में थे, पंजाब हाँ सर, यूनिवर्सिटी अभी में, आपने ये पूछा तो मुझे याद आया कि अच्छा 20 साल गुजर गए इस बात है को, ना? इट्स अ लॉन्ग टाइम। पर 2003 के अंदर आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा। उसमें हुआ ये कि मेरे पास दो ऑप्शंस थी। हम क्या होंगे, फैमिली के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होती थी यूजुअली कि यार आप या तो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। MBA का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं। बट मेरी एक सीनियर कज़न है, फर्स्ट कज़न, तो वो उन्होंने MBA करके यूनिलीवर में अपनी नौकरी स्टार्ट की। ओके। तो वहाँ से मुझे एक रूट मिल गया कि अच्छा यार MBA भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए आई वुड से कि आपको एक तो पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है, फिर ऑफ कोर्स उनका ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट होता है, उसके लिए यू शुड हैव अ वेरी बिग हार्ट के हर रोज़ अपने पेशेंट्स को देखना है। तो मुझे वो एनवायरनमेंट भी इतना खास आप कह लें अट्रैक्ट नहीं करता था, पढ़ाई इतनी ज़्यादा करने का मुझे शौक वैसे ही नहीं था। ठीक है। तो मैंने फिर MBA के लिए डिसाइड किया कि मैं BBA MBA करूँगा। और उसके लिए मैं खारिया में पोस्टेड था, फादर के वहाँ पे थे हमारे। तो वहाँ से आई केम टू कराची, और कराची में आके मैंने CBM की आप कह रहे हैं एंट्रेंस के टेस्ट में मैं अपीयर हुआ। ठीक है। उसके जो रिटन टेस्ट था उसमें आई क्लियर्ड, बट उनका जो वाइवा था उसमें आई कुडंट क्लियर। और मुझसे आई स्टिल रिमेंबर जो टीचर थी, शी आस्क्ड के मदर टेरेसा जो हैं उनके अंदर तो बड़े इमोशंस हैं, तो आपके ख्याल में डॉक्टर के अंदर इमोशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अच्छा। तो मैंने कहा जी डॉक्टर्स के अंदर तो इमोशंस नहीं होने चाहिए अपनी पेशेंट्स के लिए, हाँ। एंड आपको क्या पता मदर टेरेसा में इमोशंस हैं, वो बनती हैं। आई एम सॉरी। तो बड़ा मुझे इनफैक्ट कहना चाहिए था कि मदर टेरेसा डॉक्टर नहीं है, शी इज हाँ। अ सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन मैंने वो एक इस तरह का आप कहने पॉइंट कर दिया कि जिसके बाद आई थिंक कि उन्होंने मुझे भी सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, Then इतना I- टफ इस तरह के इस किस्म के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे थे वहाँ पे उस वक्त CBM में, नहीं पूछने चाहिए सर, 18 साल का था है ना? मैं। आप देखें किस तरह टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि उन्होंने पूछा इस तरह का। खैर फिर आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया इन द अच्छा। मॉर्निंग क्लासेस वहाँ पे। लेकिन पहली दफ़ा हॉस्टलाइट गया, हॉस्टल में गया, हॉस्टलाइट बना, और वहाँ पे आप कह लें कि फॉर ऑल द गुड रीजंस मैं आखिरी सेमेस्टर से पहले एक्सपेल हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी से। आई ना एम करें। प्रॉब्ली द ओनली आई थिंक कैंडिडेट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि 4 साल की डिग्री में 3 साल के बाद एक्सपेल हो गए सर वहाँ से, एंड ऑफ ऑल द गुड रीजंस। अच्छा, मुझे अगर आप ट्रांसक्रिप्ट उठा के देखेंगे ना, तो या तो आपको A नज़र आएगा या आपको F F नज़र आएगा। अब आएगा। मेरे साथ हुआ ये कि मेरी जो दोस्ती थी सारी वो हो गई इवनिंग स्टूडेंट्स के साथ। अब मैं पूरी रात बैठ के उनके साथ गप्पे लगाता था, वो भी सुबह सोते रहते थे, मैं भी सोता रहता था, तो मैं क्लास नहीं लेता था। अब मैंने क्लास नहीं ली तो मेरी मार्केटिंग की क्लास, इसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ, उसी क्लास के अंदर मैं कोई 3 दफ़ा ड्रॉप आउट हुआ, और तीनों दफ़ा मैं ड्रॉप आउट हुआ बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस। इनफैक्ट जब मुझे आप कह लें कि वो ऑफ भी कर रहे थे यूनिवर्सिटी से, तो डीन ने जो है वो पूरा सारे प्रोफेसर्स का पैनल बिठाया, और उन्होंने कहा कि राय साहब आप प्लीज़ एक्सप्लेन तो करें कि वाई यू डोंट कम इन द क्लास। हाँ। एंड कॉन्फिडेंस तो मैं स्टार्टिंग से था, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने 15 मिनट की बड़ी धुआंधार स्पीच थी, जिसके बाद कोई 3-4 प्रोफेसर ने तालियां बजाना शुरू कर दी। तो डीन ने कहा भाई इसको निकालने लगे, आप तालियां बजा रहे हैं। एक प्रोफेसर ने ये भी कहा कि आप यार बोलते तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो बिल्कुल ऑफ है। ठीक है। तो खैर एनीवेज इन 2007 आई हैड टू ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, ओके। बट इन 2006 सितंबर वाज माय लास्ट डे इन द पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आई नहीं, गॉट तो इस टाइम पे आपके फादर को खबर नहीं हुई? तो माय फादर वाज पोस्टेड इन लंडी कोटल, अच्छा। वाना के अंदर, अच्छा, वो हाँ, वॉर एरिया के अंदर थे war वहाँ पे। operation चल रहे थे वहाँ पे। एंड वो एक दफ़ा आए थे मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी इन द फर्स्ट सेमेस्टर पूछने के लिए, तो वो इतना कोई खास उनको अच्छा फीडबैक नहीं मिला। बाकी मेरे पे ट्रस्ट काफ़ी है उनका हमेशा से, एंड आई वुड से कि एक दफ़ा मैंने उनके ट्रस्ट के ऊपर ये किया कि मैं घर बताता था कि 3.75 GPA, पीछे 2.24 GPA ये होता बातें था। आई एम श्योर आपने शेयर कर ली होंगी ना फादर से सारी उस टाइम आपके के पॉडकास्ट के थ्रू है शेयर ना? करने या लगा हूं मैं। वैसे इसलिए हम देखें मेरा तो पसीने निकल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक और बात भी ये है कि आई एम काइंड ऑफ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो मैं सारी बातें सामने रख देता हूँ उठा के। आप देख लेना कि आपने इसको रखना है बीच में या निकालना है। बट मैंने एक चीज़ वहाँ से सीखी पंजाब यूनिवर्सिटी से, और वो ये सीखी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। ट्रू। आप आज के काम को कल पे डाल के ये नहीं कह सकते कि जी मैं कल कर लूँगा वो हो जाएगा, वो कल कभी भी नहीं आता। दूसरा ये कि यू डोंट हैव एनीबडी टू ब्लेम। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने ऊपर खुद उठानी है। आप चाहे पूरी दुनिया को ब्लेम करते रहें, किसी को फ़र्क नहीं हाँ, पड़ता। एट द एंड तो आप ही है ना। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से कि जी ये मैं खुद ही करूँगा इसके अंदर। तो ये दो बातें मैंने बड़े स्ट्रांगली अपने साथ नेट कर ली कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ब्लेम नहीं करने लगा जो कुछ मेरे साथ होगा। एंड सेकेंडली इज़ कि आई हैव टू पुल इन रियल गुड हार्ड वर्क। ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद आई वेंट टू मुल्तान। वहाँ मैंने बहाउद्दीन ज़िकी यूनिवर्सिटी से अपना प्राइवेट BA किया,
और उसके बाद मैं चला गया बहरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट किया आपने, MBA और ये complete 2006 2007 के अंदर आई 7 स्टार्टेड Okay. एंड 2009 के अंदर आई क्लियर्ड माय MBA। ठीक है। बट ऑफ कोर्स जब आप MBA में होते हैं तो फैमिली की और आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी अब आप कमाना शुरू हो जाएंगे। अब मेरा कोई बैकग्राउंड एकेडमिक का तो इतना अच्छा था MBA नहीं, मेजर इन मार्केटिंग मार्केटिंग इन मार्केटिंग, तो मेरा बैकग्राउंड तो कोई इतना अच्छा था नहीं, तो आई न्यू इट कि जी मुझे नौकरी इतनी आसानी से तो मिलने नहीं वाली। मैं तो हाँ। एक्सपेल हो गया, पहले CBM से ड्रॉप आउट हुआ, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट उस हो वक्त गया। तो MBA का बहुत चाम था, वो तो लोग बहुत अच्छे नज़रों से देखते थे MBA वाले को। तो सब बहुत अच्छी तरीके से देखते थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि 2008 के अंदर जब मेरे पास इंटर्नशिप का टाइम आया तो मैंने यूनिलीवर के अंदर ईमेल की, उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम आया हुआ था, तो आई गॉट अ ईमेल बैक कि जी बहरी यूनिवर्सिटी हमारे पैनल पे नहीं है। सो बहरी यूनिवर्सिटी इज़ अ अपकमिंग यूनिवर्सिटी बट इट्स नॉट, आप कह लें कि आप इन द टॉप 3 और 4 जिनको उस टाइम के ऊपर कॉर्पोरेट्स है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। ठीक है। सो अच्छी बात ये हुई कि मेरे फादर के कज़न जो हैं वो ही वाज वर्किंग इन टेलीनॉर ऑन अ डायरेक्टर पोजीशन, एंड 2008 के अंदर हर डायरेक्टर को ना एक इंटर्न का कोटा सीट मिलती थी कि जिस पे आप अपने पसंद का इंटर्न लेके आ सकते हैं। तो मैं ऑन दैट कोटा सीट आई वेंट टू टेलीनॉर इन 2008 एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास अब 8 हफ्ते हैं इंटर्नशिप के, जिसके अंदर अगर मैं कुछ कर गया तो कर गया, अदरवाइज फिर दोबारा से वही होगा कि जॉब के लिए निकले पाए। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा जो फर्स्ट डे था इंटर्नशिप के ऊपर, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचा एंड आई लेफ्ट ऑफिस एट अराउंड 1 AM। 1 AM मेरा फर्स्ट डे था इन अ Okay. कॉर्पोरेट कंपनी, वो भी एज अ इंटर्न। सुबह 9 बजे मैं बैठा हूँ, मैं रात के 1 बजे तक निकला। वो हुआ ये कि मेरे सीनियर ने मुझे आके तकरीबन कोई 121 क्वेश्चन दे दिए कि जी आप इसको फिलअप करें एंड यू हैव 7 डेज। अब मैंने कहा जी 8 हफ्ते में से अगर मैं 1 हफ्ता से क्वेश्चन फिल करता रहा फिर तो मैं गया काम से। सो मैं उसी दिन बैठा, रात तक बैठ के मैंने क्वेश्चन का सारा एनालिसिस किया, सर्वे किया, प्रेजेंटेशन बनाई, सीनियर को दे दिया। तो नेक्स्ट डे शी वाज आल्सो वेरी सरप्राइज कि जी आपने ये कैसे कर एक लिया। दिन में करके ले आए। तो आई आस्क्ड देम कि जी गिव मी मोर वर्क नाउ, आई वांट मोर वर्क। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स में चले जाएं ठीक है। टेलीनॉर के, और जाके वहाँ पे आप कस्टमर के रिव्यूज़ लेना शुरू करें। सो अगर आप देखें ना तो वो जैसे इंटर्न्स होते हैं तो आप उनको ज़्यादातर वो काम दे रहे होते हैं जो कि इंटायरली आप कह लें इन द एक्शन नहीं होता, बट ज़्यादा सपोर्ट काम के ऊपर होता है। बट मैंने उन सपोर्ट काम को भी जो है ना आप कह लें मेन एक्टिविटीज़ बनाना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने सेल्स एंड सर्विस सेंटर में भेजा तो मैंने पूरा एक कंज्यूमर फीडबैक सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया ठीक है। कि जितने सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ से मैं सबसे फीडबैक लेता था कस्टमर से। हर फ्राइडे को मैं एक रिपोर्ट बनाता था और मैं मार्केटिंग डायरेक्टर जाके प्रेजेंट करता था कि जी इस हफ्ते के अंदर टेलीनॉर के कस्टमर्स जो हैं उनकी क्या आप कह लें मेन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या मेन कंप्लेंट्स हैं, हाउ वी कैन सॉल्व दैम। ओके। अच्छा खैर वो फ्राइडे आया तो आगे वीकेंड आ गया। अब वीकेंड 2 दिन ऑफ हो गए। मेरा ये था कि जी 8 हफ्ते हैं, ऑफ नहीं कर सकता। तो मैं अपनी बॉस के पास गया, मैंने कहा बॉस मैंने वीकेंड पे कुछ ना कुछ तो करना है, मैं ऑफ नहीं कर सकता। तो शी सेड कि जी हमारी सिनेपैक्स के साथ एक पार्टनरशिप हुई है और उसके अगेंस्ट हमें जो है ना वो 1000 टिकट्स मिले हुए हैं फ्री मूवी ठीक है। टिकट्स। तो हम कोई कंपटीशन कर सकते हैं तो वो मूवी टिकट्स हम अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। सो मैंने Okay. अपनी बॉस से कहा कि आप मुझे ना 5000 रुपए के 2 स्पीकर और हाँ। एक मिक्सर और एक माइक दिलवा दें। अच्छा। मैं सिनेप्लेक्स जाऊंगा, वहाँ जाके कोई ना कोई एक्टिविटी कर लूँगा। नाउ वी अंडरस्टैंड कि कोई भी कॉर्पोरेट जब कोई एक्टिविटी करता है तो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, बिल्कुल। प्रॉपर बजटिंग हाँ, होती है, वो थाउजेंड्स या मिलियंस के अंदर बिल्कुल। एक्टिविटी होती है। एक्टिवेशंस का पूरा प्लान बनेगा। सो मेरी बॉस ने भी कहा कि बच्चा है, मैं आई वाज 21 ईयर्स ऑफ एज, करना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है ये तुम पैटी कैश से निकालो 5000 रुपये चले जाओ। मैं सिनेपैक्स पहुंचा, वहाँ पे अच्छी दोस्ती बनाई उनके साथ। उन्हीं के बाहर मैंने जो है वो अपना म्यूज़िक सेटअप लगाया। मेरे पास सिर्फ 500 टिकट्स थे, तो मैंने वहाँ पे अनाउंस करना शुरू कर दिया कि सिंगिंग कंपटीशन है टेलीनॉर की तरफ से और जो सिंगिंग करेगा उसको मैं फ्री टिकट दूंगा। अब सब लोग मूवी देखने के लिए आ रहे हैं ठीक वहाँ है। पे। तो मेरे पास तकरीबन कोई 100-200 लोग आगे खड़े होकर सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट ठीक है। अब वो 200 बंदा जब गा रहा हो कौमी तराने हाँ। आपके पास, तो 500 की आवाम वैसे खड़ी हो जाती है। ठीक है। तो 500 की आवाम आगे खड़ी होगी। उनको मैंने कहना शुरू कर दिया कि डांस कंपटीशन है, तो जो से सिंगिंग कर रहे हैं उसी पे आप डांस भी कर सकते हैं। ठीक है। विद इन नेक्स्ट 1 आवर हमने कोई 2000 लोगों को एंगेज कर लिया सिनेप्लेक्स के तो बाहर। आप उनका डेटा ले रहे थे? नो नो एंगेजमेंट। अच्छा, engagement की, जी okay, कंप्लीट दे नो कि जी ठीक है। टेलीनॉर की एक्टिविटी चल रही ठीक है है। और फ्री मूवी टिकट्स, और वहाँ पे 2000 का क्राउड पूरा एंगेज है। हम सिंगिंग कंपटीशन भी हो रहा है, डांस कंपटीशन भी हो रहा है। टोटल कॉस्ट क्या है 5000 रुपये। सो ब्रांड मैनेजर जो थे उस वक्त के जीशान मिसबा, वो वैसे ही सामने से गुजर रहे थे सिनेप्लेक्स के, वो रुक गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और वो भी टेलीनॉर का? वो भी टेलीनॉर का। मैंने ही सॉ कि जैसे टेलीनॉर की एक्टिविटी हो रही है तो वो भी इन्वॉल्व हो गए, फिर उनके थ्रू हमने टिकट्स देना शुरू कर दिए। तो होल मार्केटिंग डिपार्टमेंट गॉट इन्वॉल्व एंड द नेक्स्ट 7 वीक्स इन टेलीनॉर आप यकीन करेंगे 12 to 14 आवर्स की मेरी रूटीन थी हर दिन की। एंड लास्ट वीक के अंदर सैफ भाई, ही इज़ आई थिंक नाउ पार्ट ऑफ यूफोन कंपनी, so he was marketing executive back in Telenor in 2008.
So he came to me and he said कि जी we had a discussion internally and we want to offer you a job. And that was आप कह लें कि जी वो दुनिया चेंज नहीं हो जाती, क्योंकि हर रोज़ एज अ इंटर्न मैं जब टेलीनॉर के ऑफिस से निकलता था तो मैं ना एक रिहर्सल करता था घर तक जाते हुए कि जिससे मुझे नौकरी मिलेगी तो उसमें मैं क्या बोलूँगा, क्या अच्छा। इंटरव्यू होगा, किस तरह होगा. तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू. बट एक और केस स्टडी भी साथ साथ बन रही थी, और वो ये कि जी आप मेहनत करेंगे तो आपको सिला मिलेगा. तो मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया हार्ड वर्क के ऊपर कि मैं 14 घंटे काम करूंगा एंड द लाइफ विल गिव मी. एंड फॉर द नेक्स्ट 3 years आई वुड से, नेक्स्ट 6 years तक दिस हैपेंड. आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क. फिर टेलीनॉर से आई वेंट टू यूनिलीवर, फिर वहाँ काफ़ी यूनिलीवर काम में किया. आप 2009 में आए थे, 2011 के अंदर. 11 में आप यूनिलीवर आए थे. हाँ जी, 2009 के अंदर मुझे टेलीनॉर ने जो है वो एक परमानेंट पोजीशन दे दी थी एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, और वहाँ पे उनका पहला आप कह लें यूनिलीवर कराची. यूनिलीवर कराची. Okay. टेलीनॉर वाज इन इस्लामाबाद. Yes. So back then in 2009 Telenor wanted to start their digital media department. तो उनके जो सोशल मीडिया के सारे फैन पेजेस हैं, फिर उनकी SMS मार्केटिंग, फिर ई कॉमर्स चैनल्स, वो सारे हम लोगों ने बनाए. वी वर द फर्स्ट टीम जिन्होंने ब्लॉगिंग वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट लेके आए पाकिस्तान में कि जी हम ब्लॉगर्स को इंगेज करें, थर्ड पार्टी कंटेंट क्रिएटर्स को इंगेज करें. उस वक्त तक आप ये कह लें कि सिर्फ वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइजिंग होती थी. सोशल मीडिया के अंदर तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्टार्ट ही नहीं मौजूद की ही थी. नहीं था अभी, बिल्कुल. और हम लोगों ने अपने इजी पैसा के जब 20,000 फैंस किए तो हम लोगों ने अपने फैंस को भी बुलाया, उनके साथ हम लोगों ने केक कटिंग की. अच्छा. एंड ट्रस्ट मी कि हम उन 20,000 के लोगों के एक एक के नाम जानते थे. तो जब ऑर्गेनिकली आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं तो बड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कि आपने एक ऐड बनाया और आप कह रहे हैं कि जी मैं वो फनल बना दूंगा, वो अवेयरनेस से नीचे सेल में जाएगा. तो उसमें कहीं पे इंसान तो नहीं है ना, हम तो कुकीज़ की बात कर ऐसे रहे ही हैं, है, वो तो चीज़ें उसका कर. एल्गोरिथम काम कर रहा है. या बट मैंने 2 चीज़ें जो स्टार्टिंग से सीखी. नंबर 1 वाज कोलैबोरेशंस, कि अगर आप लोगों से जाके अच्छे वे के अंदर बात करें और उनको अपना मकसद बताएं तो दे आर रेडी टू हेल्प यू आउट. जब मैं सिनेपैक्स के पास गया, मैंने उनको बताया कि सर मैं इंटर्न हूँ एंड आई वांट टू परफॉर्म, और मैं सिर्फ टेलीनॉर के लिए कोई अच्छे काम नहीं करूँगा, मैं सिनेपैक्स की भी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करूँगा. बिकॉज ऑफकोर्स जब वो 1,000 बंदा इंगेज हुआ तो वो सिनेपैक्स के बाहर इंगेज हो रहा था. तो सिनेपैक्स की मार्केटिंग भी हो रही थी, टेलीनॉर की भी हो रही थी, उसकी वजह से सिनेपैक्स की सेल्स इंक्रीज हो गई. क्योंकि मैं एक फैमिली को एक फ्री टिकट देता था. वो ठीक एक है. फ्री टिकट से तो अंदर नहीं जा सकते ना, तो वो 3 टिकट्स तो हाँ, वो बाय कर लेते थे. करेगा obviously. तो वो बाय करते थे, तो वो सिनेपैक्स का भी फायदा हो जाता था और वो टेलीनॉर दे रहा था उनका भी. तो कोलैबोरेशन स्टार्टिंग से मुझे लगा कि यार दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग, एंड सेकेंडली इज़ द हार्ड वर्क. ज़बरदस्त. तो तकरीबन 3 साल मैंने काम किया टेलीनॉर पे. उसके बाद फिर आई केम टू कराची, और यहाँ पे आके एक कंपनी है स्टारकॉम के नाम से. वहाँ मैंने ज्वाइन की एज अ सीनियर मैनेजर डिजिटल. बट 1 महीने के बाद ही मुझे ऑफर आ गई यूनिलीवर से. यहाँ कौन से अकाउंट देख रहे थे स्टारकॉम में? सीनियर मैनेजर डिजिटल से जब मैं आया स्टारकॉम में, तो उस वक्त उन्होंने डिजिटल डिपार्टमेंट बनाना था. अच्छा, ओके. तो फैसल शेख जो है वो लीड कर रहे थे उस इनिशिएटिव को. रेहान मर्चेंट की कंपनी है, एंड उन्होंने मुझे हायर किया था टू डू ऑल दी ऑपरेशन एंड चीज़ें. बिकॉज बैक दैन इन 2011 आई थिंक आई वॉज प्रॉब्ली द ओनली प्रोफेशनल गाय जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस था, और उसने सारा काम खुद अपने हाथ से किया हुआ था, सोशल मीडिया एंड चीज़ें सारी चीज़ें. बट मुझे 1 महीना हुआ तो मुझे यूनिलीवर ने ऑफ़र दे दी कि आप हमारे पास आ जाएँ. अब यूनिलीवर में जो नौकरी थी वो आउट ऑफ होम से स्टार्ट हुई थी, आउटडोर मीडिया से, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा डिजिटल मीडिया का था. तो इट वाज अ चैलेंजिंग पोजीशन स्टार्टिंग में मेरे लिए, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ रूमर्स आल्सो कि प्रॉबेबली जो है ना वो 1.5-2 महीने में निकाला जाएगा, पर्ची पे आया हुआ. बट ऐसा हुआ नहीं. मुझे 3 महीने की प्रोबेशन थी, और 2 महीने के बाद यूनिलीवर ने मुझे हीरो अवार्ड दे दिया. वो तो आपको भी याद होगा क्योंकि उसमें आप भी मेरे साथ टीम में थे. एंड हम लोगों ने वो 3D मैपिंग प्रोजेक्शन लॉन्च की थी. ऐसा ही है. जो कि दुबई के वेंडर्स कह रहे थे कि 40 मिलियन लगेंगे. हाँ, 50 मिलियन. 50 मिलियन, और हमने मेरे ख्याल में कोई 2.5 मिलियन के अंदर डील बना के खत्म कर दी थी वहाँ पे. तो वो ऑफकोर्स जब इतनी बड़ी सेविंग्स आप यूनिलीवर को दिखाएंगे तो वो आपको एक हीरो अवार्ड तो देंगे डेफिनेटली. तो बट दैट वाज नॉट द ओनली हीरो अवार्ड. एक तो वो अच्छा ये हुआ कि प्रोबेशन खत्म नहीं हुई, आपको हीरो अवार्ड मिल गया, तो वो जितने भी लोग थे जो कह रहे थे कि पर्ची पे आया हुआ है जो भी मसले हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप यूनिलीवर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं वही मिलेंगे. अब बैरियर यूनिवर्सिटी गाय कमिंग इन, वो भी मिड करियर रिक्रूट के ऊपर, तो ऑफ कोर्स वो आईब्रोज को रेज करते हैं वहाँ पे. उसके बाद आई गॉट अराउंड कोई आई थिंक 15 to 20 अदर रीजनल अवार्ड्स. काफ़ी आपकी तरफ से भी आए. जो व्यूअर्स नहीं जानते, नवीद शाह वाज पार्ट ऑफ एडसेल्स टीम बैक दैन, 2011 की बात कर रहे हैं. and Naveed Shah was leading the outdoor media for Unilever also from the agency side. तो हम लोगों ने आई थिंक से काफ़ी काम किया. बहुत काम किया सर.
एंड अराउंड कोई 15 अवार्ड्स थे, जिसमें से 6 से 7 तो आपकी तरफ से ही आए थे, एडसेल्स की तरफ से, और बाकी दूसरों की तरफ से आए थे। एंड देन फिर 2014 के अंदर आई गॉट अनदर यूनिवर्सिटी हीरो अवार्ड। बट अगर आप ये दोनों हीरो अवार्ड्स को भी देखेंगे ना, तो पहले इसलिए मिला क्योंकि मैंने कोलैबोरेशन के थ्रू पाकिस्तानीज़ को ही निकाला और मैंने कॉस्ट को 35 मिलियन कम कर दिया वहाँ पे। दूसरा मुझे हीरो अवार्ड मिला क्योंकि जो बिलबोर्ड्स लगाते हैं स्किन फिटर्स, जो कि आप कहेंगे वो लोग जो कि बिलबोर्ड पे चढ़ते हैं और जाके उनकी skin सेफ्टी के लिए और उसमें उनकी सेफ्टी के लिए हमने किया, वो भी हमने साथ ही करे थे, बहुत बड़ा वो सेफ्टी का था। बट वो ज़्यादातर सोशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही आप कहें कि मुझे बहुत award बड़े मिलता है। इनिशिएटिव्स थे जो उस वक्त लिए गए थे वहाँ पे, और बहुत उससे बेनिफिट हुआ था। ज़बरदस्त तहीद भाई, आपने पूरी यादें ताज़ा करवा दी आज से 10-12 साल पहले की। ये बताएं मुझे कि मैं खैर बहुत अच्छा काम होता था उस ज़माने में, चूँकि डिजिटल तो खैर नया था, लेकिन आउट ऑफ होम तो छाया हुआ था और उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता था टीवी के साथ। अब आजकल तो डिजिटल किंग है। मैं जानना ये चाहूँगा कि आप ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आपके साथ जो मसाइल चल रहे थे प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले, फिर आपने ज्वाइन किया टेलीनॉर पाकिस्तान को। टेलीनॉर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सिस्टमेटिक किस्म की कंपनी है और बहुत रिच किस्म के बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे थे, उनके प्लान्स बहुत बड़े थे पाकिस्तान के अंदर। देन यूनिलीवर ऑफ कोर्स एक 100 ईयर्स का मैं कहना उनका होगा। तो आप क्या समझते हैं कि राहील असलम को तब्दील करने के अंदर टेलीनॉर और यूनिलीवर की ट्रेनिंग्स का, उनके कल्चर का कितना पार्ट है? सर आपको बड़ा अजीब सा लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि टेलीनॉर हो या यूनिलीवर हो या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो, वो कायदे आज़म के मोटो पे चलती है सर, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। सही है। आप इन तीन चीज़ों के, अब जो भी आप कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं प्रोफेशनल्स, दे आर ऑलवेज हैविंग दिस ड्रीम या इंस्पिरेशन कि वो कॉर्पोरेट्स में काम करें बिल्कुल। जाके। क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक सर आप कहने जॉब डाउन हायरार्की है कि किस तरह बिल्कुल। आप लाइफ में ऊपर मूव करेंगे। आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं, आपको वो मेडिकल इंश्योरेंसेस देते हैं, आपको वो प्रोविडेंट फंड्स देते हैं, आपके बोनसेस होते हैं। और चाहे आप कहने बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर है रिसोर्स या हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। बिल्कुल सही। आप अगर आर्मी को भी देखेंगे ना, तो हर बंदा आर्मी में इसलिए जाना चाह रहा होता है टू हैव अ प्रोटेक्टेड लाइफ। सेम इज द केस विद द कॉर्पोरेट्स आल्सो। बिल्कुल सही। और वो यही कि जी आपस के अंदर यूनिटी, जैसे मैं ये कहूँगा कि चाहे जंग हो या फिर कोई बिजनेस गोल हो, आप हमेशा फोकस कर रहे होते हैं कि यार मेरी टीम जो है ना वो इसमें सक्सेसफुल हो, एंड यू ऑलवेज वर्क फॉर द टीम। ठीक है। चाहे वो कॉर्पोरेट्स के अंदर भी हो, कॉर्पोरेट्स ठीक के अंदर भी मैंने टीम वर्क सीखा कि यार किस तरह हम लोग एज अ टीम जो है वो एक दूसरे की वीकनेसेस को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथ्स में चेंज कर सकते हैं, एंड कैसे हम ज़्यादा अफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकते हैं मार्केट के अंदर, चाहे जो भी हमारा गोल है, चाहे हमने एक डिजिटल मार्केटिंग करनी है या हमने एक प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना है। एंड देन हैविंग द फेथ इन अ सेंस कि यार वी नो आवर कैपेबिलिटीज़ एंड वी हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स द फ्यूचर कि वी कैन डू इट वहाँ पे। तो वही यूनिटी, फेथ और वो डिसिप्लिन वाला जो मोटो है जो कि कायदे आज़म ने हमें दिया था एज पाकिस्तान, आई थिंक कि पाकिस्तान में अभी इस वक्त 2 ऐसे इदारे हैं जो कि बड़े सक्सेसफुल हैं, एक आर्मी है और एक कॉर्पोरेट्स हैं। ठीक है। और ये दोनों इदारे यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन के ऊपर प्राइमरीली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ और एज अ मार्केटिंग गाय, टेलकोस का एनवायरनमेंट तो बड़ा ही एक्शन वाला, कमांडो एक्शन, ये कर दो वो कर दो, प्राइस वॉर चल रही है, कैंपेन्स पे कैंपेन्स निकल रही हैं, जबकि एफएमसीजी के अंदर थोड़ा सा ठंडा माहौल, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, एक दूसरे पे इतना अटैक नहीं होता ब्रांड्स के ऊपर शायद। सर मैं ये कहूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ लीडिंग द टीम। ओके। जो मुझे लीड कर रहे थे टेलीनॉर के अंदर, वही मुझे लीड कर रहे थे यूनिलीवर के अंदर। तो जावेद जाफरी was my boss in Telenor, and JJ जिनको कहते हैं मार्केट में, and जावेद जाफरी was my boss in I wasn't reporting directly to जावेद जाफरी in Telenor, I was reporting to a very इंस्पायरिंग पर्सन मारूफ बतूल, जिन्होंने मुझे जॉब भी ऑफर की मारूफ को, और मारूफ वाज रिपोर्टिंग टू जावेद जाफरी बिकॉज बट वो टीम का जैसा आपको बता रहा हूँ ना कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो इट्स नॉट लाइक कि जी आप अपने बॉस से बात नहीं कर सकते, तो वो साथ ही हम लोग खेल भी रहे होते थे, बातें भी हो रही होती थी। जेजे का एक स्टाइल है, और जेजे का ये स्टाइल है कि भाई अपने स्पीड को 180 की स्पीड पे रखें और 180 की स्पीड के ऊपर मेंटेन करें। एक तो वो है ना कि जी आपने स्प्रिंट लगाई फिर आप नीचे, तो यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ एट 180 की स्पीड, एंड यू हैव टू बी एट द, आप कह रहे हैं ऑलवेज वन स्टेप अहेड फ्रॉम द कंपटीशन एंड फ्रॉम द अदर पर्सन। एक कैंपेन अच्छी कर ली, वाव फैक्टर आ गया, तो ठीक है, क्या हुआ अब अगले दिन क्या हो रहा है? हाँ, उससे बात। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपका लीडर जो है वो आपको आपकी मेहनत के ऊपर प्रॉपर रिवॉर्ड भी कर रहा हो बोथ सेंस के अंदर, इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल,
तो यू आर ऑलवेज रेडी टू स्टेप इन टू अनदर वॉर विद योर लीडर, राइट, बिकॉज आप उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं. तो आई हैव ऑलवेज बिलीव इन जे, इसी में उनको कहता हूँ कि ही इज़ माई बॉस फॉर लाइफ. अभी भी इट्स बिन लाइक अराउंड 8 years आई एम नॉट रिपोर्टिंग टू जे, लेकिन आई स्टिल कॉल हिम माई बॉस. सो इट डिपेंड्स ऑन द बॉस टू बॉस. जैसे मैं आपको अगर टेलको से बताऊं तो कुछ टेलकोस जैसे टेलीनॉर एंड जैज बहुत एक्टिव थे, बट कुछ ऐसे थे जो इतने एक्टिव नहीं भी थे. इसी तरह जब हम लोग की टीम यूनिलीवर में आई टेलको वाली, तो हमने यूनिलीवर एंड एफएमसीजी को बड़ा फास्ट पेस कर दिया और सर्फ एक्सेल और एरियल की बड़ी वॉर स्टार्ट हो गई ऐसा ही है. एंड सनसिल्क एंड पेंटीन की वॉर स्टार्ट हो गई. वो आउट ऑफ होम पे स्टार्ट हो गई, वो डिजिटल पे स्टार्ट हो गई. ऐसा ही है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज लीडिंग, आई वुड से. अभी जैसे आमिर प्राची इज लीडिंग यूनिलीवर, अ वेरी एग्रेसिव एंड अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी. सो यू कैन एक्सपेक्ट एफएमसीजी के अंदर उस वक्त आई थिंक एपी लीड कर रहे थे, डायरेक्टर थे गालिबन, जी, AP was the vice president marketing in 2012 and 2013. Then he shifted to customer development, sales side के ऊपर as a vice president. So yeah, when I left Unilever in 2014, he was the vice president customer development sales. ओके. सो 2014 के अंदर राहिल असलम ने कॉर्पोरेट साइड को गुड बाय बोला और आप आ गए अपने बिजनेस. सर अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ मसला क्या हो. अब जब मैं आप कह रहे हैं 2009-10 में टेलीनॉर के अंदर काफ़ी मेहनत कर रहा था और उसकी वजह से मुझे आप कह रहे हैं अट्रैक्शन भी इंडस्ट्री से मिल रही थी, तो जे के ही बड़े भाई हैं मोहसिन जाफरी, एंड ही वाज रनिंग अ प्लेटफॉर्म विद द नेम ऑफ zambil.net, जो कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था. मैं ब्लॉगिंग वर्कशॉप्स करवा रहा था, तो उनसे मुलाकात हुई वहाँ पे, एंड ही आस्क्ड मी अ सिंपल क्वेश्चन. उन्होंने कहा कि राहिल तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है. अच्छा. मैं उस वक्त 23 साल का बच्चा था. मैंने कहा जी पर्पस तो कोई नहीं, ये है कि जी अगले साल प्रमोशन हो जाए, कोई इंक्रीमेंट लग जाए सैलरी के अंदर, कोई 20-25% सैलरी. अपना वाई पार्ट तलाश करें राहिल साहब आप. वाई पार्ट तलाश करें. अच्छा. तो फिर एक और साहब मेरे सीनियर थे, मुस्तफ़ा रमज़ान, वो अभी भी माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं और साथ होते हैं सीनियर. उन्होंने मुझे कहा कि यार राहिल तुम इतना 5 साल का अपना मैप ड्रॉ करो कि तुम नेक्स्ट 5 years के अंदर कहाँ होगे. तो मैं इंस्पायर्ड था बाय जे बड़ा, तो मैंने कहा जी अगले 5 साल के अंदर मैं भी मीडिया मैनेजर होऊंगा. ठीक है. और अच्छी बात ये है कि 2009 में मैंने ये सोचा, 2014 के अंदर आई वॉज द एक्टिंग मीडिया मैनेजर. वो जे गए थे, नई मीडिया मैनेजर आ रही थी, तो 3-4 महीने के लिए मुझे एक्टिंग मीडिया मैनेजर बना दिया. तो उसने वो मेरा आप कह लें कि एक पर्पस फुलफिल कर दिया. बट एक चीज़ मैंने और सीखी कि यार मेरा गोल शायद बहुत छोटा था, तो इट हैज़ टू बी सम बिगर गोल. अब 2014 के अंदर मुझे तकरीबन कोई 3 साल हो गए थे यूनिलीवर के अंदर, और आपको पता है मीडिया डिपार्टमेंट इज़ अ सपोर्ट डिपार्टमेंट. तो सपोर्ट डिपार्टमेंट की फिर आपकी जो है इंटरनेशनल असाइनमेंट स्टार्ट हो जाती हैं. सो 2014 के एंड के अंदर यूनिलीवर वाज आस्किंग मी कि आप या तो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पे जाएं अगर आपने अपना वो इंक्रीज़ करना है, जैसे जे भी चले गए मलेशिया, या फिर आप ब्रांड साइड की तरफ मूव कर जाएं. ब्रांड साइड मुझे कभी एक्साइट नहीं किया, बिकॉज वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लेकर चलना पड़ रहा है. मीडिया आपको पता है इन आउट एवरी डे, फास्ट है, आज कैंपेन कल कैंपेन परसों कैंपेन, तो मुझे वो एक्साइटिंग लाइफ एडवेंचर सही थी. तो आई देन डिसाइडेड कि जी मैं यूनिलीवर को फिर यहाँ पे ऑफ करूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को तो इन एनी केस नहीं छोड़ सकता. जो मैं इस्लामाबाद से कराची आया उसके पीछे भी रीज़न ये थी कि माय फादर गॉट पोस्टेड यहाँ पे. तो मैं आप कह रहे हैं आई एम डिज़ाइन एज अ पर्सन कि मैं होम सिक हो जाता हूँ बहुत जल्दी अपने. इट्स नॉट लाइक कि मेरे पेरेंट्स को भी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे भी सपोर्ट करते हैं. इट्स मोर लाइक कि मैं उनके बगैर होम सिक हो जाता हूँ. ठीक है. तो मैंने फिर डिसाइड किया कि जी मैं तो घर नहीं छोड़ूंगा, तो अपनी यूनिलीवर बना लेते हैं. तो मैंने फिर 2014 में अपना ये मिशन बनाया, पर्पस बनाया कि जी मैं अपने, क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल था आउट ऑफ होम, तो मैंने कहा मैं अपनी डिजिटल मीडिया एजेंसी बनाऊंगा और मैं उसको एक्सपैंड करूंगा इंटरनेशनली. एंड जैसे यूनिलीवर है वैसे ही मेरी भी कंपनी होगी, और फिर जब मैंने जाना है बाहर मैं ट्रैवल कर लिया करूंगा अपने. ठीक है. आई वॉज 29 years बैक दैन. इट इज़ 2015 का मार्च दैट आई वाज टेलिंग यू. तो ऑन अ टॉस ऑफ कॉइन कि अगर 50 पैसा आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा यूनिलीवर को, अगर चांस तार आएगा तो मैं छोड़ दूंगा. चांस तार आ गया, मैंने छोड़ दिया. And a lot of people, including yourself, I would say, everybody said कि probably no, just remain in Unilever. You don't know कि बाय मार्केट में क्या है, because of course अगर आप मेरा करियर देखेंगे ना, तो I started from Telenor, then I went to Unilever. तो इस तरह की अगर आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड तो मिलता रहता है. ऐसे ही. बट मार्केट वर्क्स डिफरेंटली. मार्केट के अंदर आई थिंक सिर्फ मेहनत इज़ नॉट द ओनली थिंग जो कि एवेल्यूशन क्राइटेरिया होता है. सो या तो 2015 मार्च में आई लेफ्ट Unilever and I started Go Live, the digital media agency. 2016 के अंदर मैंने पार्टनरशिप की with another company ITS पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर we went international. 2017 के अंदर we opened up Go Live in Tanzania. It's a country in East Africa. उसके बाद फिर we started off Dubai. पाकिस्तान के अंदर back in 2019 we had around, आप कह लें overall as a group we had around 300 plus clients.
Tanzania में we had like around 15 clients. पाकिस्तान में we were servicing HPL, Unilever, Colgate. Colgate, And इस तरह की तकरीबन हम कहने कोई और hundreds में companies थी. And then in Tanzania we had Pepsi, we had Standard Chartered, we had Godrej over there. तो दोनों countries जो हैं they were doing really good. But 2019 के अंदर I had to choose between my family and my business because family के अंदर ज़रा medical problems चल रहे थे. तो एज़ यू नो कि आप अगर मेरी पूरी हिस्ट्री देख लें तो आई हैव नेवर गिवन एनी लेसर इंपॉर्टेंस टू माय फैमिली. तो इट वाज अ वेरी सिंपल केस फॉर मी कि क्या ठीक है, फैमिली को मेरी ज़रूरत है. तो आई लेफ्ट माय बिजनेस, मैंने अपनी ही कंपनी अपने पार्टनर्स को दे दी और आई वेंट एंड आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर माय फैमिली वहाँ से. या तो फिर उसके बाद मैंने एक साल आप कह लें इंडस्ट्री से ऑफ किया 2019-2020 के अंदर. एंड जब मेरी फैमिली आप कह लें कि इस लेवल पे दोबारा आ गई कि देवर ऑल ओके, तो फिर मैं मार्केट में निकला. बट कोविड का टाइम था और एक दफ़ा आप कह लें कि जब आप सीईओ के लेवल के ऊपर हों और इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज को रन कर रहे हों तो आप फिर मार्केट में काफ़ी मिसफिट हो जाते हैं. सो मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम बताऊंगा जी जी कि मैंने ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया मैंने अप्लाई बड़ा किया, लेकिन किस्मत में कोई चीज़ होती है. आई थिंक किस्मत मुझे चाहती थी कि जी मैं ये आर्ट ऑफ गिविंग स्टार्ट करूं किसी भी तरीके से. तो इवेंचुअली 2022 के अंदर मैंने आर्ट ऑफ गिविंग स्टार्ट किया. इट्स अ कोलैबोरेटिव मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप कह रहे हैं प्राइमरीली काम कर रहा है और वो ब्रांड्स को जो है कॉस्ट मार्केटिंग की तरफ लेके आ रहा है कि यार आपने जब अपने ब्रांड को प्रमोट करना है तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप कोई अच्छा सा कॉज ले जो कि कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए हो. ठीक है. और जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करें तो उसके अंदर कम्युनिटी की बेनिफिट को भी साथ ही अटैच करें. ओके. जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ, हमने अभी रिसेंटली कैंपेन की है विद टैपमैट. टैपमैट इज़ अ ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू जाके आप क्रिकेट मैचेस भी देख सकते हैं या मूवीज़ भी देख सकते हैं जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स. ठीक है. अब वो एक एसएमई कंपनी है जो कि यूजुअली एडवर्टाइजिंग करती है फेसबुक एंड गूगल के थ्रू. ठीक है. सो हमने उनसे कहा कि जी आप हमारे साथ मिलकर थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए जो है वो एक कैंपेन निकालें कि जी लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं टैपमैट को उनकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हम लोग डोनेट करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट्स, उनकी ट्रीटमेंट के लिए. अगर आप ये हमारे साथ करते हैं तो हम आपको बिलबोर्ड्स जो हैं वो 80% ऑफ पे दे देंगे. सो आर्ट ऑफ गिविंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. आर्ट ऑफ गिविंग जो है ये बेसिकली लाइक ये खुद तो एक एनजीओ नहीं है. नो नो आर्ट ऑफ गिविंग. ओके. सो आर्ट ऑफ गिविंग जो है वो दूसरी एनजीओ को सपोर्ट कर रहा है, एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है सीएसआर का. बेसिक थीम क्या है इसके पीछे? सर देखिए आर्ट ऑफ गिविंग जो है ना इट्स अ नेटवर्क, इट्स अ ब्रांड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रोइंग नेटवर्क. इस नेटवर्क के अंदर ब्रांड्स भी आते हैं, इस नेटवर्क के अंदर मीडिया ओनर्स जो हैं जो कि आप कह रहे हैं बिलबोर्ड्स के डिजिटल के वो इट्स अ भी B2B एनवायरनमेंट. B2B एंड B2C. B2C इट्स अ वेरी भी है. डिफरेंट किस्म की चीज़ अच्छा. जो कि आपने पहले कभी ना देखी होगी ना आपने कभी सुनी होगी. तो ये एक नेटवर्क है ठीक है. जिसके अंदर हमारे पास ब्रांड्स भी हैं, बिजनेसेस भी हैं, मीडिया ओनर्स भी हैं, एनजीओस भी हैं और फिर लोग भी हैं. अच्छा. और ये सबका आप कह रहे हैं कि एक ही मेन एजेंडा है और वो ये कि हम पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 नेशन कैसे बना सकते हैं. एंड आई थिंक एज आर्ट ऑफ गिविंग हमारे पास एक स्टेबल रूट मैप है कि हम किस तरह नंबर 1 की तरफ मूव कर सकते हैं. सो हम लोग वैसे एज अ आउटलुक वी वर्क एज अ मार्केटिंग एजेंसी. हम एनजीओस के लिए उनकी अवेयरनेस भी लेके आ रहे होते हैं. ठीक है. और फिर हम जो अब कहने पैसा बैगरी के अंदर जा रहा है उसको हम डाइवर्ट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स दी एनजीओस. ओके. और ऑन द अदर हैंड जो ब्रांड्स हमारे साथ अटैच हैं उनको हम लोग जो हैं वो कॉस्ट मार्केटिंग की तरफ लेके आ रहे हैं कि जी आप CSR इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना शुरू करें ताकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा एक इंक्लूसिव कम्युनिटी बने और इसी तरह अपने ब्रांड्स को भी ग्रो करें. बट ब्रांड तो ऑलरेडी राहिल अपनी अपनी सीएसआर कैंपेन्स हर ब्रांड कर रहा होता है आई थिंक. तो नो सर अगर पाकिस्तान को देखेंगे ना पाकिस्तान इज़ लेड बाय वेरी फंक्शनल अप्रोच ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक है. हमारे यहाँ पे 70% ऑफ और 60% ऑफ आपको 90% टाइम नज़र आएगा और कोई थीमेटिक कैंपेन अच्छी जो कि नज़र आ रही हो फॉर द कम्युनिटी वो सिर्फ 3 या 4% नज़र आएगी. बट ये जो प्लास्टिक की रोड्स बनती हैं या कोई डोनेशन आती हैं स्कूल को, मतलब कोई ना कोई कॉस्ट तो मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी एमएनसीज ने उठाई भी है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. जहाँ तक बात है CSR ओनली या कॉस्ट की तो वो एक सेपरेट चीज़ है. मार्केटिंग के अंदर तो आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना प्राइमरीली. सो अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि नोबडी ट्रस्ट पाकिस्तान एज अ ब्रांड. हमारी जो कम्युनिटी के अंदर लोग रहते हैं वो अपनी कम्युनिटी पे ट्रस्ट नहीं करते और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि कभी हमने अपनी कम्युनिटी को प्रमोट ही नहीं किया. तो अपने हाथ से तो चैरिटी देते हैं वो
ट्रस्ट मतलब शायद वो किसी एनजीओ पे या किसी दूसरे पे नहीं कर रहे। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ नंबर्स। देखिए आप कॉर्पोरेट के अंदर और नॉन कॉर्पोरेट के अंदर मेन फर्क तो ये नंबर्स numbers का आपका आता है। हम favorite- रिसर्च बड़ी favorite, करते हैं। सो गैलप पाकिस्तान, आप कह लें पाकिस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च एजेंसीज हैं, और उन्होंने 2021 के अंदर रिसर्च की ऑन द गिविंग लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान की चैरिटी लैंडस्केप कैसे है। 3000 रिस्पॉन्डेंट्स उन्होंने लिए, आई थिंक सॉरी 2000 रिस्पॉन्डेंट्स उन्होंने लिए फ्रॉम डिफरेंट इनकम स्टेटस, ठीक और है। उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूरे फिलअप करवाए। अब उसका रिजल्ट ये निकला कि हर 10 में से 8 पाकिस्तानी सदका ज़कात देते हैं। देते हैं बिल्कुल। सो 84% पाकिस्तानी सदका ज़कात दे रहे हैं, तो दिस मीन्स कि वी आर नेशन ऑफ गिवर्स। बिल्कुल मसला कहाँ आता है कि जी सिर्फ 2% ट्रस्ट करते हैं एनजीओस को। ठीक है। अब हमारा अगर आप देख लेंगे पाकिस्तान इज़ 96% मुस्लिम्स, और बाकी 4% भी जो है वो भी डिफरेंट रिलीजन ही है। हर रिलीजन आपको ये कहता है कि ये आप दूसरों की मदद करें और बिल्कुल। दूसरों को आप सदका ज़कात बिल्कुल। वगैरह दें। मसला कहाँ पे आता है कि जी क्योंकि हम अवेयरनेस नहीं करते एनजीओस की, तो लोगों को एनजीओस के बारे में पता नहीं होता। ठीक है। उसके बाद जब वो न्यूज़ देखते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान के बारे में सारी नेगेटिव न्यूज़ होती है, ठीक है। तो कोई बंदा भी ऑर्गेनाइजेशंस पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। अब अगर आप लैंडस्केप देखेंगे तो 56% टाइम्स एक पाकिस्तानी उन लोगों को दे रहा होता है जिनको वो जानता है, आपके घर के आगे पीछे के ऐसे लोग। या ये कि नॉर्मली कराची में तो हम देखते हैं बहुत चैरिटी है कराची के अंदर, शायद पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा चैरिटी हमें कराची में नज़र आती है, लेकिन वो इस फॉर्म में जा रही है या तो सिग्नल्स के ऊपर, या आप किसी निहारी वाले को पैसे निकाल के दे रहे हैं, 5-5 10-10 हज़ार रुपये इंसान दे रहा होता है कि आप खाना खिला दें भूखे को सिर्फ। तो ये जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं इसके पीछे ये भी तो है कि गवर्नमेंट ने जो एनजीओज़ के जो एनजीओज़ के जो सिस्टम्स हैं उनको इतना ज़्यादा शायद चेक नहीं किया हुआ, क्योंकि इसके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत आया है मीडिया के सामने कि यहाँ कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग शायद डर के पीछे हट गए हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये प्रॉब्ली गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये एज कम्युनिटी हमारा इंडिविजुअल्स का काम है कि हम देखें। घर के अंदर आप एक कमरे को बंद करके रख दें ना सर, 1 महीने तक ना देखें, 1 महीने बाद खोलेंगे तो उसके अंदर कचरा होगा, Of उसके course. कीड़े होंगे, उसमें इंसेक्ट्स होंगे। कोई भी चीज़ है लाइफ में, आप उसको अगर देखना छोड़ देंगे तो वहाँ पे हर तरह की चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो चेक तो हम पाकिस्तानियों को रखना है ना। फॉर दैट मैटर मैं ये कहता हूँ कि जी कल आपको मैकडॉनल्ड्स का कोई बर्गर ख़राब मिल जाता है, आप फ़ौरन पिक्चर लेंगे, लगा देंगे फेसबुक के ऊपर कि यार मैकडॉनल्ड्स का बर्गर ख़राब हो गया। बिल्कुल सही। कोई एनजीओ कोई चीज़ गलत करते आती है, आप कहेंगे कि यार ये तो होता ही ऐसे है। मतलब कि आपने वो अपने आप को ना कम्प्लीटली इनडिफरेंट कर लिया है कि यार आई डोंट केयर कि यार कम्युनिटी क्या करती है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि रिसर्च ये बताती है कि 56% टाइम्स तो आप उन लोगों को देते हैं जिनको आप जानते हैं, ठीक और है। वो बिल्कुल ठीक है जो आप कह लें फैमिली के लोग हैं जिनको ज़रूरत है पैसों की, या फिर आपके फ्रेंड्स इन फैमिली में आते हैं, या कोई गरीब आदमी जिसको आप जानते हैं। 44% टाइम्स हम स्ट्रीट्स पे देते हैं उन लोगों को जिनको हम नहीं जानते। ठीक है। अब वो अपनी बड़ी एक डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, ये पूरा बैगर माफिया, जहां आप स्पेंडिंग कर रहे होते हैं सुपरमार्केट्स के बाहर, शॉपिंग मॉल्स में, या जहां से आपको इनकम मिल रही होती है ऑफिस के बाहर, ये वहां पे सारे जाके जमा हो जाते हैं। और वहाँ पे इनको पता है कि जी जब ये आपको लड़कारेंगे कि जी पता नहीं आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो आप फ़ौरन 200 रुपये निकाल के वहाँ पे दे देंगे, क्योंकि हैं तो नेशन ऑफ गिवर्स। हर बंदा ये बिलीव करता है कि यार जब मैं दूसरों की मदद करूँगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। बिल्कुल सही। बट क्या हमारे साथ अच्छा हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं हो हम बगैर देखे देते हैं। हम एज आर्ट ऑफ गिविंग जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं दैट इज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबल गिविंग, या तो ना दो, ठीक है। सिर्फ उनको दो जिनको जानते हो। ठीक है। लेकिन अगर किसी की मदद करनी है, जैसे सपोज आपको घर में अम्मी ने कह दिया कि जी भाई ये 10,000 रुपये का जाके सदका दे दें, तो यार फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं, ठीक है। और जिसको आप पैसा दे रहे हैं उससे रिपोर्ट तो लें, ताकि आपको पता तो चले कि आपका 10,000 रुपये कहाँ जाके लगा, किस तरह लगा। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को लोग नहीं अपनाना चाहते, कि उसमें टाइम लगता है कि जाके देखें कि कहाँ वेरीफाई हुआ चीज़ें हुई, तो 90% लोग जो हैं वो खाने में पैसा दे देते हैं। ठीक है। क्योंकि बात आपने देख बनाई तो आपने किसी के हाथ में आगे पकड़ा दी, लेट्स सपोज एक बिरयानी की प्लेट, तो आपको पता है वो बिरयानी खा लेगा, चीज़ें हो जाए। आप नंबर्स देखें सर, पाकिस्तान के अंदर $4 बिलियन का खाना हर साल वेस्ट हो जाता है, 1200 अरब रुपए का। हमारा जो टोटल एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है ना सर, सारा जो प्राइवेट पब्लिक मिला वो के, इससे वो बहुत कम 966 बिलियन का ऐसे है। ही है। 1200 बिलियन का तो खाना हमने वेस्ट आउट कर दिया पाकिस्तान में, क्योंकि इतना खाना डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, डोनेट भी हो रहा है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स ही नहीं है कि हम उसको इंटीरियर प्रोविंसेस तक, फार फ्लंग एरियाज तक लेके जाएं। यहाँ पे $4 बिलियन का खाना वेस्ट हुआ, वहाँ 40% पाकिस्तानी अवाम अभी भी फूड इनसिक्योर है। राइट साहब, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत दर्द दिल रखने वाले आप इंसान हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो एनजीओज़ की बात कर रहे हैं, एक सीरियस टॉपिक है एनजीओज़ को लेके,
गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से हमने देखा कि इसके बारे में एक नेगेटिव जो इमेज है एनजीओज़ का वो बिल्ड हुआ है बहुत। या तो वो अपनी कोई सक्सेस स्टोरी को सही तरह से सामने लेके नहीं आ पा रहे, या कोई उनके ऑडिट नहीं हो पा रहे। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात लग जाते हैं, या एनजीओज़ को लोग अच्छा समझते नहीं हैं, और स्पेशली जो हमारा मजहबी तबका है वो तो बिलखुसूस इसके खिलाफ है एनजीओज़ के। सर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप वैसे देखें ना दुनिया के अंदर, तो नेगेटिव न्यूज़ को प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं चाहिए होती। हाँ, ये तो है। नेगेटिव न्यूज़ जो है वो खुद ही अपना रास्ता बना लेती ऐसे है। ही है। तो ऑफ कोर्स एनजीओज़ के पास कभी भी इतना पैसा तो था नहीं कि जी वो अपनी एक प्रमोशंस कर रहे हैं, जैसे कि ठीक कोक है। कर रहा होता है या मैकडॉनल्ड्स कर रहा होता है। अभी ये इजराइल और हमास की वॉर स्टार्ट हुई है, हाँ। तो मैकडॉनल्ड्स ने पूरा एक नोटिस निकाल के दुनिया भर में फैला दिया ऐसा ही है। कि जी हमारा इस एक एनजीओ जिस पे पहले ही इतना प्रेशर है कि जी पाकिस्तान में इतने गरीब आदमी हैं, उनको संभालना है, उनको हम ये कैसे समझाएं कि जी अपना 70% फंड उठा के एडवर्टाइजिंग पे लगा के अपनी ब्रांड बिल्डिंग करें। वो नहीं कर सकते इस चीज़ के अंदर। हाँ, वो लेटर्स है। भिजवाते हैं लोगों को और कहते हैं कि जी कर लें, लेकिन ये तो एक मार्केटियर का काम है ना सर, कि वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पे जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं पाकिस्तान में, जो पॉजिटिव न्यूज़ ठीक है। उसको स्पेस मिले। तो एज आर्ट ऑफ गिविंग यही हम लोग कर रहे होते हैं कि यार जो पॉजिटिव न्यूज़ है, जो क्रिटिकल कॉजेज़ हैं पाकिस्तान की, उनकी अवेयरनेस लेके आएँ। जो अथेंटिक एनजीओज़ हैं, जो प्रॉपर वे में काम कर रही हैं, उनको हम सरफेस पे लेके आएँ, उनको प्रमोट करें, माशरे के अंदर उनको एक इस्टेब्लिश इदारा बनाएं। जैसे एक आर्मी हमारा इदारा है, हमारे कॉर्पोरेट्स इदारा है। एनजीओ अभी इस वक्त कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास, ठीक है। वो फैमिली बेस्ड मॉडल है। और ये मसला जो है ना सर, कि पाकिस्तानीज जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बिलीव नहीं करते, ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है, ये हर डेवलपिंग नेशन का मसला है, जो कि एक ज़माने में या तो अंग्रेज़ों की हुकूमरान में थी या फ्रांस की आप कह रहे हैं हुकूमत के अंदर थी। आप सिर्फ 200 साल पहले चले जाएं, 1835 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड मैक्लॉयड इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, आके पूरा इंडिया का ट्रैवल करते हैं और फिर एक अपना सर्वे भेजते हैं वापस किंग को। उस सर्वे में ये लिखा होता है कि जी आप इंडिया को फतह नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना अमीर नेशन है, इनकी सिविलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे पूरा इंडिया घूमा, मुझे एक भिखारी नहीं मिला, सारे ही अमीर लोग हैं। अगर आपने इनको डोमिनेट करना है तो एक ही तरीका है, इनकी टॉप क्लास को ये बताएं कि इनका अपना कल्चर इंग्लिश मैन कल्चर से इन्फीरियर है। तो मैं भी कोट पहन के बैठा हुआ हूँ, आप भी टी शर्ट पहन शर्ट पहन के बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारा एज पाकिस्तान जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है यहाँ पे। एंड दिस इज नॉट ओनली वी लव टू प्ले क्रिकेट। आप ये देखें अभी वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, ऐसे ही है। कौन सी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं? सारी वो कंट्रीज जो कि एक ज़माने में ब्रिटिश रूल के अंदर थी। कोई बिल्कुल। अमेरिका खेल रही है? नहीं। सऊदी अरेबिया खेलती है? नो। यूएई किसी टाइम पे आता है, पे चले जाता है, हाँ, लेकिन साउथ अफ्रीका नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, इंडिया, पाकिस्तान ज़बरदस्त, बिकॉज ये सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ही आते थे कंट्रीज जो थी। तो हम लोग अभी भी आई वुड से स्लेव है ऑफ अ मॉडर्न ठीक है। स्टाइल, जिसके अंदर हम अपने पाकिस्तानी को अपनी फैमिली नहीं कहते, हम उसको देखते हैं एक हकारत की नज़र से कि ये तो वो गरीब है जो कि हमारे पैसे लेके भाग जाएगा। तो इससे बचो और किसी तरीके से जहाज़ लेके इंटरनेशनल चले जाओ तो ज़िंदगी बन जाएगी आप। नहीं यार, लेकिन जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो हम देखते हैं यही कौम बहुत तेज़ी से इकट्ठी हो जाती है। अर्थक्वेक आता है, कोई ऐसा इशू होता है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा डोनेशंस भी होती हैं। हम सिग्नल पे खड़े हुए पैसे दे रहे हैं निकाल के, 5-5 हज़ार रुपये, हज़ार रुपये लोग देते हैं, ये भी यही लोग हैं जो दे रहे हैं। जी सर, और ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर आप देखेंगे ऑफ दिस इंडस सिविलाइजेशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ गंधारा टाइम में बात कर रहा हूँ कि आप 5000 BC में चले जाएं, उस वक्त से हमारी नेशन की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि हम कलेक्टिविज्म पे बिलीव करते हैं, हम लोग दूसरों की हेल्प आउट करने में बिलीव करते हैं। क्योंकि देखिए 2 सिविलाइजेशन दुनिया में निकली, एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन निकली, उनके पास लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं था, उन्होंने लोगों को स्लेव बनाया, स्लेव बनाने के बाद अपनी इमारतें खड़ी की। हम इंडस सिविलाइजेशन वाले लोग थे जिनके पास फर्टाइल लैंड था, हम खेती बाड़ी करते थे, अपने हाथ से पानी भी है, कमाते थे। ज़मीन भी है। अब जब आप खेती बाड़ी करते हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली टीम वर्क में आ जाते हैं। आपको पता है कि अच्छा यार आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए, आपको किसान भी चाहिए, आपको पूरा एक लॉजिस्टिक्स चाहिए, तो फिर आप टीम वर्क, फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी भी ठीक बिलीव है। करना शुरू करते हैं। तो हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक लविंग नेशन रहे हैं। कोई भी अंग्रेज से पाकिस्तान में आता है तो एक ही बात की तारीफ करता है कि ये ऐसा नेशन ऑफ गिवर्स, मुझसे तो लोग खाने के पैसे नहीं लेते। यहाँ पे आगे कोई भी ब्लॉगर आप देख लेंगे, तो वो हमारी आप कह रहे हैं इनबिल्ट पर्सनैलिटी का पार्ट है। बट एक ऐसा नेशन जो कि गिविंग पे बिलीव करता हो, उसको आप एक स्लेव नेशन कैसे बनाएंगे? जब आप ये बताते हैं कि आप जिसको दे रहे हैं वो चोर है,
और इस बात को आप किसी तरीके से प्रोपेगेंडा के थ्रू प्रूफ करते हैं, सही है। तो फिर तो आप कह रहे हैं कि जो अभी माशरे में हो रहा है कि 47% कराची की पॉपुलेशन 47% जो है वो डिप्रेशन से गुजर रही है। कराची का सिर्फ मैं कहूँगा कि जो चैरिटी लैंडस्केप है वो अराउंड 400 अरब रुपए का है। इट्स अ ह्यूज चैरिटी लैंडस्केप कराची का, इतना पैसा दे रहे फिर भी 47% बट ये डिप्रेशन। चैरिटी का पैसा अगर इतना आ रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, कि इकोनॉमी में क्या रोल है इसका? सर, क्या इसके 50 पीछे भी कोई कोई कार्टेल बने हुए हैं, कोई माफियाज हैं, क्या है? सारे माफिया निकलती है यहाँ से, आपको पता है इस बात का। लेकिन मैं पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाऊँगा हाँ। कि वो क्या माफिया। मैं यही कहूँगा कि एज कॉर्पोरेट पीपल वी अंडरस्टैंड कि जो क्लाइंट डिक्टेट करवाता है इंडस्ट्री वैसे ही मूव करती है, जो देने वाला हाथ होता है। अब जो हम देने वाले लोग हैं जिन्होंने सदका ज़कात देना है, जब हम बगैर देखे देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली माफियाज क्रिएट कर देते हैं। फॉर दैट मैटर मैं आपको ये कहूँ कि जी मैं आपको अपनी एग्जांपल बता देता हूँ। मैं जब यूनिलीवर में काम कर रहा था तो एक बाबा बैठा होता था रोड के साइड पे, मैं हर रोज़ उसको 100 रुपये देता था। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं उसको 5,000 रुपये दे देता हूँ, ये एटलीस्ट 5 दिन तो घर बैठे। हाँ। मैंने 5,000 रुपये दिए, वो फिर नेक्स्ट डे अगले दिन वहीं वहीं पे पे। रहे। फिर एक अम्मा थी, उनकी पेट में दर्द बहुत था तो 25,000 रुपये चाहिए थे ऑपरेशन के, मैंने वो दे दिए। वो कल फिर पेट में दर्द लेके आ गई, तो मैंने कहा चलिए 5-6 दिन तो रुक जाते ना एटलीस्ट मेरी रिस्पेक्ट ही रख लेते कि मैंने 25,000 रुपये निकाल के आपको दिए। वेकेशंस कर लेते, कुछ ऑफ ले लेते। कुछ ऑफ ले लेते। पर अभी तो आई थिंक कि बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं जिससे पता चला है कि यार कोई 80,000 से लेके 2 लाख रुपए के बीच के अंदर भी इनकम क्लास भी बन गई है बैगर्स की, कि आप इतना कमाएंगे। हमारे अकॉर्डिंगली पाकिस्तान का जो चैरिटी लैंडस्केप है वो तकरीबन कोई 15 खरब का है, 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ का, और उसमें से 5 खरब 500 अरब रुपए जो हैं वो बैगर्स के पास जाते हैं। ठीक है। इसलिए एशियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है AHRC, वो ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर 5 मिलियन से लेके 25 मिलियन के बीच की तादाद है भिखारियों की। सो अगर 5 मिलियन से 25 मिलियन, 2.5 करोड़ तक। 2.5 करोड़, तो मैं ओके। अगर हाईएस्ट नंबर ले लूँ 2.5 करोड़, तो इसका मतलब है कि हर 10वां पाकिस्तानी अभी इस वक्त बैगरी को अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम बना रहा है कि यहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा वहाँ पे। जबकि हमारे पास इदारे हैं, सिर्फ कराची के अंदर 400 NGOs हैं अभी इस वक्त। ये मैं आप उन बैगर्स की बात कर रहे हैं जो मुल्क के अंदर हाथ फैलाते हैं। नहीं, अब तो वो एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया। अभी वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कोई मेरे ख्याल में 12 बैगर्स को जो है वो भी डिपोर्ट किया है। यूएई के ने कर दिए हैं, कुछ UAE कंट्रीज की उन्होंने बैन कर दिए हैं इसी वजह से कि यार बैगर्स का बहुत मसला बन रहा है वहाँ पे। बैगर्स का बहुत मसला बन रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ इस तरह कि जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन है और अराउंड 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, ऐसे ही इंडोनेशिया है। बिल्कुल। और इंडोनेशिया के अंदर 274 मिलियन की पॉपुलेशन है, मोर और लेस सेम। वहाँ पे भी 84% लोग जो हैं वो सदका ज़कात देते हैं, लेकिन वो अपनी NGOs को देते हैं। ठीक है। तो वो दुनिया के नंबर 1 नेशन कहलाता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग। हम 108वें नंबर पे आते हैं क्योंकि हम NGOs को नहीं देते, प्रॉपर वे में पैसा नहीं देते। हम चलते फिरते किसी बंदे के हाथ में पैसा पकड़ा देते हैं और वहाँ से एक करप्शन स्टार्ट हो जाती है। अभी Okay. आपने देखा होगा एक वो न्यूज़ आई थी कि जी 1-1.5 करोड़ रुपए की बैल कुर्बान कर दी। 1.5 करोड़ रुपए के अंदर मैं 100 बच्चों को पढ़ा दूंगा यार। आप समझ रहे हैं? गाय तो 15 लाख की भी आ जाएगी यहाँ पे। सही बात है। पाकिस्तान के अंदर अभी दिखावा बहुत आ गया है, वो तो खैर हमने एज ए नेशन बहुत दिखावा हमारे अंदर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर, इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। अवेयरनेस नहीं है, सही कह रहे हैं। अवेयरनेस नहीं है सर। मैं आपको जैसा ये बताऊं कि मैकडोनल्ड्स जो है वो एक फास्ट फूड चेन है और बाहर का जो अंग्रेज़ बनता है वो उसको एज अ बजटेड आप कह लें खाना देता है कि यार पैसे कम है तो जाके मैकडोनल्ड्स खा लो। आप हमारे इंटीरियर प्रोविंसेस में चले जाएं, वो वहाँ पे मैकडोनल्ड्स को ऐसे लेते हैं जैसे कि कोई बहुत आलीशान चीज़ है कि जी मैं तो मैकडोनल्ड्स खाता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो मतलब कि मैं कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ हूँ। तो अवेयरनेस नहीं ना लोगों के अंदर कि यार वो चीज़ है किस तरह लेके कैसे चलनी है। आप ये देखें ना सर कि पाकिस्तान के अंदर वी हैव प्रोड्यूस्ड वेरी गुड डॉक्टर्स, वी हैव प्रोड्यूस्ड वेरी गुड इंजीनियर्स जो कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिनाउंड है, हमारे ऐसे ही है। डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स। बट वी डोंट हैव सोशल एक्टिविस्ट, सोशल कम्युनिटी के लोग, वी डोंट हैव नहीं। एथिक्स के लोग। कम्युनिटी के बारे में ना कभी हमें किसी ने बताया कि एक शहरी क्या होता है, शहरी बिल्कुल के सही। राइट्स क्या होते हैं। इससे ना कोई बंदा ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता है, सिविक सेंस है ही नहीं बिल्कुल। सिविक सेंस, ना कोई ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता है, ना कोई कचरा उठाता है, उसे फेंकते हैं यहाँ पे और वो चले जाते हैं। तो हमारा ये आप कह रहे हैं इस मार्केटर्स अब रोल है कि हम कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करना है और आपस के अंदर यूनिटी को कैसे लेके आना है लोगों के अंदर, हम उस पर मेनली काम कर रहे होते बिल्कुल सही है। हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है राहिल कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप कुछ NGOs ऐसी हैं या कुछ नॉर्मली जो डोनेशन जारी होती है वो खाने के पीछे जारी होती है कि आप किसी को रोटी खिला रहे हैं। अब रोटी खाने पे ये है कि जो अक्सर एक आप किसी को काहिल बना देते हैं। हम देखते हैं हमारे मुल्क की बहुत बड़ी आबादी ऐसे है कि उसको दोपहर को खाना मिल जाएगा,
स्पेशली कराची के अंदर तो जो इस वक्त CSR एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वेलफेयर हो रही है, वो ब्रिजेस भरे पड़े हुए हैं नीचे, लोग और वो खाने खुले में, लंगर खुले में, खाना खाया और वहीं सो गए या लेट गए, और शायद यही लोग क्राइम में भी इन्वॉल्व हैं। ये भी अक्सर इस किस्म की स्टडीज़ आती हैं सामने। इनको स्किल्स, कितनी NGOs ऐसी हैं जो आपकी नॉलेज में इनको कोई स्किल्स सिखा रही हैं? नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ, हमारे पास हर कॉज के लिए पाकिस्तान में एनजीओ है। जैसे मैं अगर अखुवत की बात करूँ तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स दे रहे होते हैं ऑन इंटरेस्ट फ्री हाँ, बेसिस, बिल्कुल। कि आपने अपना बिजनेस खोलना है, हमारे से 4-5 लाख रुपए लें, अपना ठेला लगा लें, रिक्शा ले लें, और ठीक फिर है। एक सर्टन वे के अकॉर्डिंगली पैसे वापस करते रहें। नॉर्मल बैंक्स का रिकवरी इज़ 70%, अखुवत की रिकवरी इज़ 98%, वाओ! जबकि वो एक एनजीओ है, राइट। तो सो ये इसी चीज़ ये दिखाती है कि सोसाइटी कितनी अच्छी है आपकी, जो या हम इसी देख। तरह हमारे पास हाँ, RLCC है, राना लियाकत क्राफ्टमैन्स हाँ, कॉलोनी, जो कि लाइवलीहुड ऑफ वुमेन पे काम कर रहे होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन है बिटवीन मैन एंड फीमेल, लेकिन 50% हमारी जो बच्चियां हैं अभी इस वक्त, उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो अनपढ़ हैं। और उसके बाद सिर्फ 22% कंट्रीब्यूशन है ख़वातीन की इन लेबर फोर्स के, वो जो काम हम लोग करते हैं। बिल्कुल। तो अब 20,000 ख़वातीन हैं शाह फैसल कॉलोनी की, जो कि हुँ, डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं ऑफ RLCC। और वो RLCC जो है उनको रॉ मटेरियल्स ला के देता है, वो अपने हाथ से घर में बैठ के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और फिर RLCC उनको मार्केट में सेल आउट करता है। तो एक प्रॉपर वे के थ्रू जो है उनकी इनकम बना रहा है। फिर उन्हीं के बच्चे जो हैं वो RLCC पब्लिक स्कूल के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक इसी है। तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 4 से 5 लाख बच्चे हैं जो कि ऑटिज़म एंड डाउन सिंड्रोम के शिकार बिल्कुल। हैं। लोग उनको घर में बंद करके रखते हैं। अब हमारे पास अकेल्प है जो कि प्रॉपर वे के अंदर एजुकेशन भी देता है, थेरेपीज भी देता है बच्चों को। तो हमारे पास हर चीज़ के लिए एनजीओ अवेलेबल है। बट वी कैन नॉट आस्क एनजीओ कि जी आप जाके compete करें अभी कोको कोला के साथ ठीक बिलबोर्ड है। के ऊपर, या तो मैं बिलबोर्ड पे कोको कोला देखूंगा या फिर मैं शौकत खानम देखूंगा। ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि हुँ, एनजीओ की तो मार्केटिंग ऐसी नहीं है कि वो अपना 50% उठा के इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग के ऐसे ही ऊपर। करना भी नहीं चाहिए उनको इनफैक्ट। हाँ, उनका कॉज़ थोड़ा डिफरेंट है ना सर उनका। देखिए, मैं ये कहूँगा बॉस कि अगर आप मुझसे पूछें तो जी। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो टॉप क्रीम है हाँ, वो जाके एनजीओस में काम करे। वी नीड स्ट्रॉन्ग माइंड्स जो कि पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, और उन लोगों को सबसे हैविली पे करें, ताकि ना हुँ, हम ये केस स्टडी बना सकें कि यार अगर आप अंग्रेज के लिए काम कर रहे हो तो ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हो, हुँ, अगर आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। सर मेरे फादर जो हैं वो माशाल्लाह एज अ सीनियर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए। ऑन द एज अ ब्रिगेडियर जब वो रिटायर हुए तो उनकी सैलरी वाज मोर और लेस इक्वल टू अ 7-year-old मार्केटियर वर्किंग इन यूनिलीवर, हुँ, जबकि वो एक ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं आर्मी से। अभी जो हमारे पास वो जज सुप्रीम चीफ जस्टिस का जो मसला बन गया था कि जी इसकी 10 लाख रुपए तनख्वाह है, ये ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो भाई 10 लाख रुपए तो एक मिड लेवल मैनेजर कमा रहा होता है बैंक के अंदर बैठ के। आप एक जज को बना रहे हो, उसको 1 करोड़ रुपए दो महीने का, ताकि वो एक प्रॉपर वे के अंदर काम करे। और वो एक, तो हमने ना सर सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब है चाहे वो एक एनजीओ की जॉब है, तो यू विल बी द लोएस्ट पेड इन द इंडस्ट्री। एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर द big brands, then you will be earning a lot and having a Mercedes Benz and international trips and everything will be flowery in front गवर्नमेंट of सेक्टर में you. और पर्क्स काफ़ी होते हैं ना, तो लोग फिर उसको उस तरह देख कर, वो तो एक अलग चीज़ है क्योंकि लोग उनको पब्लिक सर्वेंट देखते हैं कि हमारे पास से पैसा आ रहा है यहाँ पे। राहिल ये बताएं, अभी आपको तकरीबन को 1.5 साल हो गया है EOG पे काम करते हुए, माशाल्लाह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने खड़ा किया, बहुत अच्छे तरीके से आप कनेक्टेड हैं पूरी मार्केट के साथ, NGO से आपके कनेक्शंस हैं, आप ब्रांड्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। क्या आप देखते हैं, आपको कितना वेलकम मिल रहा है, क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा बताइएगा। सर मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी करियर के अंदर सैनिटाइज़र से लेके आइसक्रीम तक सब सेल आउट किया है ठीक है। मार्केट के अंदर, और आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, अल्लाह का हाँ, शुक्र है। मेरे जो बॉसेस थे या मेरे जो नंबर्स थे वो हमेशा मुझे, हाँ, आर्ट ऑफ गिविंग इतना बड़ा चैलेंज है कि जो मुझे रात को सोने नहीं देता। और मुझे अपने लिए एक ऐसा पर्पस चाहिए, जैसे आपको बता रहा था ना कि जी पहले वो पर्पस रखा था कि मीडिया मैनेजर बन जाओ, तो वो मैं बन गया। फिर गो लाइफ में मैंने पर्पस रखा कि जी इंटरनेशनल कंपनी बनानी, तो बना ली। तो अभी जो मैंने पर्पस रखा कि जी मुझे पाकिस्तान को यूनाइट करना है, और पाकिस्तानी से लिए काम करना है, नॉट कि सिर्फ गरीबों के लिए काम करना है, बट पाकिस्तानी से काम करना है, कम्युनिटी को उठाना है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज इन द सेंस कि नो बडी ट्रस्ट नो बडी ओवर है एवरी। जैसे मैं कहूँ कि जी अगर मैं एक ब्रांड के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी आप एक एनजीओ के लिए एक अच्छा काम मेरे साथ मिलकर करें, तो वो चाहेगा कि यार मैं अकेला ही कर लूँ इसको, मैं किसी दूसरे के साथ ना मिलूँ इस काम के अंदर, ओके, कोलैबोरेट नहीं करते। कोलैबोरेट नहीं। अब जाहिर बात है अगर कोई भी बंदा अकेला काम करने के लिए जाएगा अच्छा एनजीओ के लिए, तो वो फिर बड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो फिर वो कॉस्ट में आ जाते हैं, तो वो चीज़ होती नहीं। मैंने कोलैबोरेटिव मॉडल बना दी है कि यार आप सिर्फ एज अ ब्रांड या एज अ पर्सन वो चीज़ हमें दें जो कि आप इजीली दे सकते हैं।
जिससे आपको बर्डनाइज ना हो। इसकी वजह क्या है, वो कोलैबोरेट क्यों नहीं कर रहा? उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं ट्रस्ट है नहीं है। या नो ट्रस्ट अच्छा, नहीं है। देखिए हम एज पाकिस्तानी पिछले अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरे सिस्टम की? अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, लेकिन अच्छा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से पहले तो आपको अपने आप को ओपन करना पड़ता है ना ठीक टू है, दैट टॉपिक। ठीक है। हमारे पास तो चैलेंज ये आता है कि जब मैं जाके कहता हूँ कि जी मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम करना है, एनजीओ के लिए काम करना है, तो पहला आगे से कमेंट ये आता है कि यार रही कुछ और नहीं मिला करने के लिए। मतलब ये तुमने क्यों करना है? हाँ, तो वो ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते कि यार मतलब कोई कि बंदा ऐसा भी सोच सकता है, कोई ये बात ऐसा भी भी कर सोच रहा सकता है, है, ये क्या या बात हो फिर रही है? कोई बंदा एक्चुअली चाहता है कि जी कोई और एजेंडा होगा या वो हमारे बहुत इंटरेस्ट होते हैं यार बिजनेस केस, बताओ पीछे का बिजनेस केस क्या है बिजनेस के। लेकिन मैं आपको बताऊं चैलेंजेस जहाँ पे अपने हाँ। हैं वहाँ पे बहुत सी कंपनीज ने और बहुत से लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया। हमने एक मशीन बनाई, काइंडनेस मशीन, क्योंकि ऑफकोर्स एडवर्टाइजिंग इतनी एक्सपेंसिव है कि हम जो 20 क्रिटिकल कॉजेज़ की अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं लोगों के अंदर, ताकि रिस्पॉन्सिबल गिविंग का कॉन्सेप्ट बने और लोग बेकारी की जगह पे या भीख मांगने वाली जगह पे वो जाके एनजीओ देना शुरू करें। उसके लिए तो वी नीड बिलियंस ऑफ रुपीज़ ना। देखें हमारी 100 अरब रुपए की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है। अब मैं अगर उसके अंदर 20 ब्रांड्स की रिकॉल इंक्रीज करना चाहूँ कि लोगों को याद रहे कि हाँ जी इंडस हॉस्पिटल हेल्थ केयर देता है और AMTF थैलेसीमिया देता है, तो मुझे कम से कम 5 से 6 अरब रुपए की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। इतना पैसा तो एज अ स्टार्टअप ना मेरे बिल्कुल पास है ऐसा ना है, मेरे बिल्कुल, क्लाइंट्स के बिल्कुल पास है। ऐसा है। तो मैंने फिर ये कोलैबोरेटिव मॉडल बनाया ठीक है, कि यार जितने भी ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जो अपने एंड से खुद दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वो हमें दे दें, और हम खुद एज आर्ट ऑफ गिविंग टीम उसकी एक कैंपेन क्रिएट कर लेंगे। मैं ठीक आपको है। इसी एग्जांपल देता हूँ। 2022 अगस्त के अंदर कोर मीडिया एक हमारी आउट ऑफ होम एजेंसी है, उनके CEO साहब हैं रियाज जलानी साहब। हाँ, सो वो लाहौर बेस्ड है। मैंने उनसे कहा कि जी हमारा एक ऑर्फन NGO है जो कि ऑर्फन को सपोर्ट करती है, रोशनी होम्स गुजरांवाला के अंदर। गुजरांवाला वाले, तो आप उसको एक बार ज़रा विजिट करके देखें कि वो किस तरह ऑर्फन केयर दे रही है। जब उन्होंने विजिट किया तो ही रियली लाइक द वे कि जिस तरह वो ऑर्फन को कर रहे हैं, एंड ही प्लेज कि जी मैं आपके लिए 1 करोड़ रुपए की फ्री एडवर्टाइजिंग कर देता हूँ ऑन आउट ऑफ होम, ताकि Okay. लोगों में अवेयरनेस आए कि रोशनी उनसे काम करी, बाकी लोग भी इसमें दें। मैंने वो 1 करोड़ रुपए का आप कह लें कि प्लेज जो था आउटडोर का वो लिया, और मैं चला गया माइंडशेयर के पास, ठीक है। जो आपको पता है कि पाकिस्तान की वन ऑफ द मीडिया बिगेस्ट हाउस मीडिया है, एजेंसीज हैं। बिल्कुल मैंने सही। उनसे कहा जी मैं बिलबोर्ड्स के ऊपर एक कैंपेन करने लगा हूँ, अगर आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं तो मैं आपको भी उन कैंपेन्स पे क्रेडिट दे दूंगा एज द पार्टनर, एंड अगर आप मुझे टीवी एंड डिजिटल दे दें। तो उन्होंने टीवी के इंटरव्यूज हमें दे दिए, मॉर्निंग शोज़ के, डिजिटल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग दे दी। फिर हम चले गए पोर्ट ग्रैंड एंड एटीएम मॉल के पास कि जी हम ये कैंपेन कर रहे हैं, तो हमने एक मशीन बनाई है, आप वो हमारे पास रख लें, हम आपको भी कैंपेन। तो जहाँ वो 10 मिलियन कैंपेन थी, वी एंडेड अप इन हैविंग अ 20 मिलियन रुपीज़ की कैंपेन विद अ 360 डिग्री मार्केटिंग, जिसमें हमारे पास बिलबोर्ड्स भी हैं, डिजिटल के ऊपर वेबसाइट पे भी एडवर्टाइजिंग चल रही है, ठीक मीडिया है। कवरेजेस भी हो रही हैं, एंड एवरी पार्टनर वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि किसी पे बर्डनाइज नहीं हुआ कि Okay. अच्छा यार कैंपेन पूरी मैंने ही करनी है, और ना कोई ऐसा पार्टनर था जो कि अपनी जेब से एक्चुअली इन्वेस्ट भी कर रहा हो। देखिए मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि हमारी 100 अरब की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, इसमें 15 से 20% मीडिया वेस्ट हो जाता है। वेस्ट मतलब ये है कि जी आपके पास वो एड इन्वेंट्री अवेलेबल है, लेकिन हाँ, उस पर कोई ऐड नहीं लगा हुआ। बिल्कुल सही, अभी आप एडवर्टाइजर कराची में नहीं, बाहर निकले आपको काफ़ी बिलबोर्ड्स नजर आएंगे जो कि वेकेंट है। बिल्कुल ऐसा। मैं ये मीडिया ओनर्स एंड एजेंसीज पर जाके कहता हूँ कि यार वेस्ट को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, वेस्ट ना होने दें। अब बिलबोर्ड ओनर जो है उसने 1 साल का टैक्स अपना भरा हुआ है बिल्कुल, गवर्नमेंट को, तो अगर उसका बिलबोर्ड वेकेंट है तो वो उसके लिए नुकसान में वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही। अगर वो एक अच्छी कॉज के लिए उसको डोनेट कर देता है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है कि जी कॉज क्या है, और उसका एक अच्छा रिलेशनशिप मार्केट के अंदर डेवलप भी होना शुरू हो जाता है ठीक है। विद द क्लाइंट्स एंड अदर पीपल। तो इस तरह हम लोगों ने मीडिया ओनर्स को लेके आए अपने साथ। और उसका क्रेडिट आप उसको देते हैं, उस बिलबोर्ड कंपनी को? जी 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 सर। ओके, और अभी इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कराची के आप कह लें कि अराउंड 50% जो बिलबोर्ड ओन करते हैं वो हमारे साथ पार्टनर हैं ठीक है। इस काम के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन कोई 35 कंपनीज जो हैं अभी हमारे साथ पार्टनर करती हैं, जिसमें ब्रांड्स भी हैं, ठीक है। जैसे टैप मैट की मैंने आपको बात बताई थी। फिर हमारे पास मीडिया ओनर्स हैं जिसमें हमारे पास आई बॉल्स है, साइनवेज है, एड चैनल है, इस तरह के रेड टेप है हमारे साथ। फिर हमारे साथ जो है वो डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं जिसमें हमारे साथ कॉन्वेक्स इंटरैक्टिव है, ITS है, अलाइंसेस है। तो हमारे पास बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ कि हमने लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आनी है कि ठीक है। पाकिस्तान के क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमने उनसे डोनेशंस नहीं मांगनी, बिकॉज हमें पहले ही ये पता है कि अगला बंदा देने के लिए रेडी बैठा है, वो उससे ठीक है। ट्रस्ट नहीं करता आपके बिल्कुल ऊपर। सही। तो आप वो ट्रस्ट बिल्ड करें, और वो बिल्ड करने का तरीका ये भी नहीं कि अपने एडवर्टाइजिंग कर दें। ठीक हम है। पहले एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगों को अपने पास एज अ डोनर या एज अ वॉलंटियर इंडक्ट करते हैं जिस ठीक भी है। कॉज के अंदर उन्होंने खुद प्लेज किया हो कि आपने ऑफिस को सही है। सपोर्ट करना है या थैलेसीमिया पेशेंट्स या फिर पॉवर्टी के अंदर। फिर ठीक हम है। उनके NGOs के विजिट्स करवाते हैं।
ताकि वो जाके खुद देख सकें, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें कि यार भाई कोई दो नंबरी नहीं हो रही यहाँ पे। आप आके देखें, प्रॉपर वे के अंदर काम चल रहा है, ओपन डोर पॉलिसी है, किसी भी टाइम पे आ जाए वहाँ ठीक है। पे। और उसके बाद पे हम उनको उस महीने की एनजीओ रिपोर्ट भी देते हैं कि जी इस ओके। महीने में ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक ताकि है। हम वो पूरा लूप जो है ना सर एंड टू एंड कंप्लीट कर सकें ऑफ द ट्रस्ट। ओके। एंड दिस इज़ हाउ वी डू मार्केटिंग फॉर एनी ब्रांड। हम पहले एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग करते हैं, फिर हम उनको प्रोडक्ट के ऊपर लेके आते हैं और फिर यूजेज उनका इंक्रीज करते हैं। ठीक है। सेम आई एम डूइंग फॉर द एनजीओ ऑल्सो। पहले मैं अवेयरनेस लेके आता हूँ, फिर लोगों को मैं अपने पास एज अ डोनर इंडक्ट करता हूँ, फिर उनका मैं एनजीओ के विजिट्स करवाता हूँ और फिर मैं उनके साथ रिपोर्ट शेयर करता हूँ। ठीक है, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपके साथ खड़ा हुआ है? जी 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 सर, जैसे मैं बताया था कि माइंड शेयर हमारे साथ पार्टनर ठीक करते है। हैं। और चैनल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सर चैनल्स मेरे साथ अभी डायरेक्टली नहीं है, बिकॉज अभी मुझे 1.5 साल ही हुआ है एज अ स्टार्टअप कंपनी, बट इंशाल्लाह वेरी सून द होल पाकिस्तान विल बी यूनाइटेड। इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों से जो कि गिविंग पे बिलीव करते हैं। सो मुझे उनको ये नहीं बताना कि जी गिविंग की साइंस क्या है, कि जी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आप ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, वो उनको पता है सारी चीज़ों का। वो ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट वो उस वक्त ही करेंगे जब वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि यार ये चीज़ ठीक है। जब उन्हें सिस्टम नजर आएगा, उन्हें मालूम होगा कि मेरा पैसा ज़ाया नहीं होगा, वो एटलीस्ट एंड यूज़र तक पहुंचेगा। हाँ सर। तो अब मैं ये नहीं कहता कि जी सारी एनजीओ सही हैं या गलत है, मैं सही या गलत के चक्कर में फंसता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अच्छा क्या है और क्या अच्छा नहीं है। एक एनजीओ के लिए ये अच्छा है कि वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करे ताकि लोगों का उस पर ट्रस्ट डेवलप हो। आपने खुद भी कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ, लाइक मैं एज अ डोनर या एज अ ब्रांड अगर आपसे बात करूं तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप इस कॉज को मेरे पास लेके आए हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया है उस एनजीओ को ऑन बोर्ड लेके आने का? आपने किस तरह से इसको चेक किया हुआ है? सर नंबर 1 तो इसके वो एनजीओ अपनी ऑडिट Audit रिपोर्ट report। दे। ओके। उसके अंदर प्रॉपर फाइनेंशियल रिजल्ट्स हों कि वो कितना पैसा जो है वो अपने एक्सपेंडिचर पे लगाती है, कितना वो कॉस्ट के ऊपर लगाती है। एज पर द गवर्नमेंट 30% यू कैन स्पेंड ऑन योर ओन एक्सपेंडिचर, 70% यू हैव टू पुट ऑन द कॉस्ट। ठीक तो है। पहले तो वो रिपोर्ट हमें चाहिए। सेकेंडली वी डोंट वर्क विद एनी इंटरनेशनल एनजीओस। अच्छा। सो हम यूएन के साथ काम नहीं करते। देखिए हमारा वो यूएन बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा, बट यूएन इज़ नॉट अ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वी वांट पाकिस्तानीज टू हेल्प पाकिस्तानीज। या सो सेकंड इज़ कि जी इंटरनेशनल नहीं हो सकती, थर्ड इज़ के पॉलिटिकल नहीं हो सकती, फोर्थ इज़ के रिलीजियस नहीं हो सकती। ठीक है। सो एक प्योरली न्यूट्रल एनजीओ जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, पाकिस्तानियों ने बनाई है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, उनको हम प्रमोट कर रहे होते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वन। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। या बिकॉज बहुत सी एनजीओज हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट्स नहीं पब्लिश करती। जब वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती तो मुझे नहीं पता कि वो मुर्गाबियाँ कहाँ से खिला रही हैं या 1.5 करोड़ रुपए की गाय कहाँ से ला के दे रही हैं। तो मैं उनको भी प्रमोट नहीं कर सकता। क्योंकि उसमें भी, क्योंकि उसमें हमने सुना हुआ है कि वो अक्सर जो है वो जो बड़े बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने टैक्सेस के लिए भी कुछ एनजीओस खोली होती हैं जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा में चीज़ें चल रही सो होती देखिए हैं। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है टैक्स के ऊपर। अगर आप एनजीओ से डोनेट करते हैं तो आप 30% तक जो है वो अपने टैक्स रिटर्न के ऊपर रिबेट ले सकते ऐसे ही हैं। है। आप 100 रुपए का टैक्स रिटर्न आपने देना है, आप 30 रुपए डोनेट करें एनजीओ ठीक को, है। उसकी अच्छा ये receipt बताएं राहिल साहब, अब हमारा ताल्लुक जो कि आपको पता है रियल एस्टेट के साथ है, हम लोग एक काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी साइड के ऊपर, तो यहाँ पे जो बिल्डर्स होते हैं उनके पास भी अच्छे फंड्स होते हैं, वो देते हैं किसी ना किसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड होते हैं। आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टैप किया, आप यहाँ गए कभी आबाद के ऑफिस में या जो एसोसिएशंस हैं उनको अप्रोच किया आपने कभी? सर मैं आई थिंक मैं तकरीबन कोई 4 to 5 डिफरेंट रियल एस्टेट बिजनेसेस के अंदर गया हूँ। ठीक है। और जो रिस्पांस मुझे ओवरऑल इंडस्ट्री से मिलता है वही मुझे रियल एस्टेट से भी मिल रहा ठीक है। है। कि आप डू मोर वाला जो सिस्टम होता है ना कि जी आप ऑल करें और इंशाल्लाह आगे जाके हम आपके साथ जो है वो ज़रूर जुड़ जाएंगे। क्योंकि ऑफकोर्स मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूँ, आई अंडरस्टैंड कि मुझे खुद बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जो कि ट्रस्ट मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप करना शुरू करें। लेकिन आगे जाके आई एम वेरी होपफुल कि जिस तरह, बिकॉज देखें इस तरह नहीं है कि जहाँ हम अभी खड़े हैं एज आर्ट ऑफ गिविंग, हम साल पहले भी खड़े हुए थे। ठीक है। साल पहले दिस वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। अभी इस वक्त हमारे पास 2 काइंडनेस मशीन्स मार्केट में डिप्लॉयड हैं। वन इज़ इन द एटीएम मॉल, द अदर इज़ इन द स्पार सुपरमार्केट। इस मशीन के थ्रू अभी आप पोर्ट गैंड में भी थी आपके पास? पोर्ट ग्रैंड के ऊपर भी हमारे पास लोकेशन मौजूद है। अभी हम मशीन नहीं है, वो मशीन एटीएम मॉल ओके, के अंदर ATM है। में तो- बट उस मशीन के थ्रू हम 20 डिफरेंट क्रिटिकल कॉजेज़ की एजुकेशन भी दे रहे होते हैं लोगों को। ठीक है। और फिर ये आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हुई है कि आपने किसी भी कॉज के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आप उसी मशीन के थ्रू कर सकते हैं। कि आप ठीक है। कहें कि जी मैं एज अ पर्सन वांट्स टू वर्क फॉर द ऑफेंस, ठीक तो है। आप ऑफेंस के कॉज के अंदर अपने आप को साइन अप कर लें और ठीक फिर है। हमारी टीम जो है वो आपको अप्रोच करेगी, आपके ऑफन केयर के ऊपर विजिट भी करवाएगी, आपके साथ पैकेज भी शेयर करेगी, वॉलंटियर वर्क्स भी होंगे, ये सारी चीज़। तो अभी इस वक्त वी आर स्टैंडिंग इज कि हमारे साथ 35 कंपनियां पार्टनर भी करती, 35 कंपनीज।
हमारे साथ तकरीबन कोई 2 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारी फंड रेजिंग चल रही है, तो हम 500 प्लस डोनर्स को हर महीने अपने पास एडअप कर रहे होते हैं। टारगेट ये है कि कराची के अंदर हम पहले 10 मशीन्स अपनी लगा दें, क्योंकि ये मशीन्स जो हैं दिस इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे कि हम लोगों को जहाँ वो पैसे भिखारियों को दे रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए, वहीं हम अंदर उनको टैप करके बता दें कि यार भाई प्लीज़ बाहर माफिया है यार, उधर नहीं दो, यहाँ पे अपनी पसंद की कॉज को सिलेक्ट करो और उसके अंदर उतना ही पैसा दो जो कि हर महीने आप भिखारियों को देते हो, 500-600। ठीक है। वी डोंट वांट टू बर्डनाइज पीपल। देखिए Okay. हम रिसर्च कहती है कि एक बंदा ऑन एन एवरेज एक साल में 10,000 रुपये देता है चैरिटी के अंदर, विच मीन्स के अराउंड 700-800 रुपये हो गए महीने के। इतना ही रोल है आपका सर, आपको बाहर जाके कोई आधी इनकम नहीं अपनी दे देनी, अपनी कम्युनिटी के ऊपर बिलीव करना सीखें कि आप अकेले नहीं हैं, आप 25 करोड़ लोग हैं। ऐसा ही है। 10 करोड़ तो आपके पास सिर्फ बच्चा है, मतलब कि वो यूके 6 करोड़ के ऊपर बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कोई 3.5-4 करोड़ पे बैठा हुआ है, सऊदी अरेबिया 3 करोड़ पे बैठा हुआ है, हम 25 करोड़ की आबादी हैं सर, इज़ अ ह्यूज नंबर। सब लोग 500-500 रुपये भी देना शुरू करते हैं ना महीने का, तो ये कोई 1.5 ट्रिलियन बन जाता है। हम ये कहते हैं कि सर आर्मी जो है वो पाकिस्तान को, मैं नहीं कहता, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी डिफेंस का बजट हमेशा बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना हाई होता है सर? 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट था, इतना ही आप चैरिटी में देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर वे में देना शुरू करेंगे तो आप पूरे पाकिस्तान को उसी तरह एक स्ट्रक्चर्ड इदारा बना देंगे, जितने जैसे कि एक आर्मी है या फिर एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, और उसके अंदर जो एक बेसिक बंदा है पाकिस्तानी है, उसके भी राइट्स, उसके हकूक़ जो हैं वो सेफ गार्डेड होंगे। बिल्कुल सही। मैं ये कहूँगा सर कि खुदा ना खासा कल हमारे पे कोई बुरा टाइम आ जाए तो व्हाट डू वी वांट? डू वी वांट टू स्टैंड ऑन द ट्रैफिक सिग्नल एंड बैक फॉर द मनी, और डू वी वांट प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान जहाँ पे हम जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं और वो इंस्टीट्यूट हमें सपोर्ट करे? अब मुझे पता है एनजीओस का, तो मुझे पता है कि यार खुदा ना खासा मेरे घर में किसी थैलेसीमिया का पेशेंट का मसला बनता है तो मुझे महीने के 35,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पास नहीं है। आई कैन गो टू AMTF। ठीक है। मैं बच्चों की 10,000 रुपये की स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकता, तो मुझे RLCC पब्लिक स्कूल 1,300 रुपये के अंदर मेरे बच्चों को पढ़ा लेगा। मेरे पास खाने के लिए नहीं है, तो बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो कि मेरे घर के अंदर 1,000 रुपये में खाना देना शुरू कर देंगी। सो बट ये बातें सारे पाकिस्तानियों को पता हों, सारे पाकिस्तानी एनजीओज को सपोर्ट भी कर रहे हों, हम एक सोशल वेलफेयर कम्युनिटी बना देंगे सर अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान को। और जब पाकिस्तानी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करेगा और वो जिसको नामालूम अफराद कहते हैं उनको अपना बहन और भाई समझेगा, तो हम एक ऐसी फॉर्मेडेबल फोर्स होंगे दुनिया के अंदर जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। ऐसा ही है। तो ये हमारा मिशन है कि हम पाकिस्तान को नंबर 1 नेशन बनाएं, और वो बनाएं अल्लामा इकबाल की स्ट्रेटजी से कि मोहब्बत से ही पाई है शिफा बीमार कौमों ने। तो हम अभी इस वक्त बीमार हैं और ओनली लव कैन क्योर अस, पॉलिटिक्स कैन नॉट क्योर अस। ये जो हेट हमने चलाया हुआ है कि आप टीवी उठा के देखें तो आपको सुबह से रात तक सिर्फ हेटफुल न्यूज़ नज़र आती है, नेगेटिव न्यूज़ नज़र आती है, ये पाकिस्तान को नहीं बना सकती। नहीं, बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका आपका विजन है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं इस नेक मिशन में, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। एक आज चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हम किसी कॉज को चूज़ करते हैं आप किसी मशीन के थ्रू, तो कोई ऐसा प्रोसेस आप आगे डेवलप कर रहे हैं या फ्यूचर में प्लान आपका है कि जिसके अंदर अगर हमने एजुकेशन चूज़ की तो एटलीस्ट हमें एजुकेशन के अंदर मैंने एक एनजीओ ली उस कॉज के अंदर, तो मैं आगे जाके एक यूनिट जो है, जो एक बच्चा जो है, मैं उसको भी पिक कर सकूँ और मुझे पता हो कि मेरा ये जो 500 रुपया है या 1000 रुपया जो है ये एक्चुअली इस बच्चे को, इसका नाम आज़म है या इसका नाम है, ये इसकी जो फ़ीस है वो मेरे पैसे से जा रही है। सो मुझे एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी कि मैं आया एट्री मॉल, मैंने वहाँ पे फ़ंड किया और देन वो पैसा वहाँ जा रहा है और मेरी उसके साथ भी एक इमोशनल कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी उस बच्चे के साथ। एब्सोल्युटली सर। तो हमारे जो आप कह लें पैकेजेस बने होते हैं डोनेशंस के, वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे होते हैं एंड देन इट गोज़ अप टू 15,000 20,000 इंडिविजुअल पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। और वो डिफरेंट कॉजेज़ के डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने एजुकेशन की बात की तो 15,000 रुपये के अंदर एक बच्चे को 100% आप कह रहे हैं स्पॉन्सर कर देते हैं। मैं एक ऑफन बच्चे की बात कर रहा हूँ तो उसमें उसका शेल्टर भी है, उसमें उसका एजुकेशन भी है, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं। इसी तरह अगर मैं थैलेसीमिया की बात करूँ तो अराउंड कोई 30,000 रुपये के अंदर आप एक थैलेसीमिया बच्चे को जो है वो पूरे महीने की नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस हमारा सर ये है कि जब आप डोनेट करते हैं तो आपका जो डोनेशन की डिटेल्स हैं वो हम भेजते हैं एनजीओ को।
एनजीओ आपको एक प्रॉपर डोनेशन की रिसीप्ट बना के देती है और महीने के एंड के अंदर हम आपको एनजीओ की रिपोर्ट ला के देते हैं। ठीक है। फिर और भी कोई फन एलिमेंट्स हम लेके आ रहे हैं बीच में कि ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उन ब्रांड से हम ये कहते हैं कि यार ठीक है, अगर आपको हमारा डोनर अच्छा लगता है तो उसको कोई अच्छा गिफ्ट वाउचर दें, तो वो हो सकता है कि आपके ब्रांड का भी कस्टमर बन जाए। बिल्कुल। तो इस तरह आपको पता है ब्रांड सैम्पलिंग काफ़ी करते हैं, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम अपने डोनर्स को जो है वो डिफरेंट गिफ्ट वाउचर्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे डोनर्स अभी हैं या पार्टनर्स ऑन बोर्ड हैं, वी कैन सी देम वेरी हैप्पी बिकॉज है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि दे कैन सी द इम्पैक्ट कि उनका वो 500 रुपये भी कहाँ जा रहा है। हाँ। अदरवाइज तो आप यही कहते हैं ना कि यार वो अल्लाह की राह में दे दे बस दिया मैंने। था बस, आप उसको एक हाथ को दें दूसरे को खबर ना हो, आपको एक देखने और को बड़ी जरूरत नहीं। कंट्रोवर्शियल बात है सर बीच में जो मुझे पास आते हैं लोग करते हैं, वो कहते हैं कि यार इस्लाम में तो लिखा हुआ है कि जी आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। तो आई थिंक कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो सिर्फ उस वक्त ही आप ट्रू सेंस में डिप्लॉय कर सकते हैं जब आप एनजीओस को दे रहे हो। इवन जब आप डायरेक्टली किसी बैगर को भी पैसा देते हैं तो उसको तो पता लगता है ना कि आपने पैसे दिए हैं, और कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर वो बात आती है कि यार आपका हाथ देने वाला हाथ है। क्योंकि एट टाइम्स वो बैगर आपको कह देता है ना कि यार वो मुझे ज़रूरत तो 500 रुपये की थी सर, तो पैसे ऐसे दे दें, तो कहते हैं हट पीछे ये क्या ऐसा कर ही रहा है, है, वो ऐसा 100 ही रुपये दिए वो भी ठीक नहीं थे। तो वो आपके अंदर एरोगेंस भी लेके आता है, वो आपके अंदर परेशानी। लेकिन जब आप एक एनजीओ को देते हैं, चाहे आप 50 रुपये क्यों नहीं देते, आपको नहीं पता कि वो आगे किस बेनिफिशियरी को जा रहा है। आपके पास रिपोर्ट ज़रूर आती है, और ऑफ कोर्स जिस आप कह रहे थे कि जी अगर किसी एक बच्चे को आप स्पॉन्सर करते हैं तो उस बच्चे की डिटेल सिर्फ आपको पता चल रही है। बिल्कुल ऐसे। एंड देयर आर फ्यू एनजीओ जो कि एट टाइम्स बच्चों को कमोडिटाइज कर देती हैं, हम उनके साथ नहीं काम कर रहे Okay. होते। कोई भी ऐसी एनजीओ हो जो कि किसी की मजबूरी को या किसी की गुर्बत को एज अ Self-respect मार्केटिंग उसकी टूल जो, यूज़ हाँ। करना शुरू कर दे। बट अल्लाह का शुक्र है जितनी एनजीओ हमारे साथ काम कर रही हैं, हम बेनिफिशरीज जो हैं उनकी प्राइवेसी के ऊपर नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। क्योंकि कल अगर हम मांगने के लिए आ गए, कोई मसला हमारे पे आ गया, आपको पता है मैं तो तकदीर और किस्मत पे बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो आई डोंट वांट कि कोई बंदा मेरी पिक्चर खींच के मुझे पब्लिकली प्रमोट करे कि यार इसको पैसे चाहिए। हाँ। उससे तो बेहतर है कि यार ना ही दे सही बंदा है, पैसे। सही है। तो वो एक है कि प्राइवेसी रिस्पेक्ट को मेंटेन करो। बहुत राहिल साहब मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ज़बरदस्त आपने अवेयरनेस दी और आपके इस मिशन में आपके साथ खड़े हुए हैं। एक एक अ, आप ये जो एनजीओज़ हैं इनको भी ये चाहिए, अब आप इनके आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एटलीस्ट कोई वीकली बेसिस पे मैं चाहूँगा कि जो विजिट्स वगैरह प्लान किए जाएँ लोगों के। हम भी जब फर्स्ट टाइम गए थे आपके साथ 2-3 एनजीओज़ में और हमने देखा तो हमें भी सुकून मिला देख के, हमें अंदाज़ा हुआ कि अंदर का एनवायरनमेंट क्या है। अदरवाइज़ आप बिल्डिंग्स देख रहे होते हैं, आपको नहीं अंदाज़ा होता क्या काम हो रहा है। सो ये अगर आप एक प्लान कर लें, कोई वीक के अंदर 1 से 2 दिन ऐसे हों कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी जाके किसी एनजीओ को विजिट कर सके, तो उससे भी शायद बहुत अवेयरनेस फैलेगी इस चीज़ को लेकर भी। बहुत शुक्रिया राहिल, अगर आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहें सुनने वालों को कि आपको इस मिशन में आपके साथ किस तरह शामिल हो सकते हैं। मैं बस ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत कम्युनिटी के बारे में पढ़ना शुरू करें, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, दुनिया कैसे चलती है। हम ग्लोबल लेवल के ऊपर जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट टीम्स हैं। ऐसे ही। पाकिस्तान भी एक टीम है, जस्ट लाइक अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैं इसी टीम का भी कर रहा हूँ। जस्ट लाइक अमेरिका एक टीम है और यूके एक टीम है। अपनी टीम के बारे में पढ़ें तो सही, बैठ के देखें तो सही कि इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और जब आप करना शुरू कर देंगे इसको तो डेफिनेटली अगले 10 से 15 साल के अंदर हम पाकिस्तान को टॉप नेशंस में लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कि बड़ी जनरेशन्स ने, कोई 3 जनरेशन्स तो हो गई हैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद, तो पहली 2 जनरेशन्स ने तो बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। इट इज़ दिस जनरेशन वाई या मिलीनियल्स आप जिनको कहते हैं कि इट्स अप टू अस कि हमने पाकिस्तान को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। या तो हम इसको छोड़ के जा सकते हैं और जाके कहीं और बैठ के ये कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया इसलिए हम छोड़ के आ गए, या फिर अपने लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और इनके साथ मिल के पाकिस्तान को दोबारा उठा सकते हैं। तो आई वुड से कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जो कायद-ए-आज़म का मोटो था, दैट इज़ द मैसेज। एंड ऑलवेज बिलीव इन योर पीपल एंड लव देम, डोंट हेट देम। ज़बरदस्त, थैंक यू राहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। सोसाइटी के अंदर इतना कुछ आप लोगों को मिल चुका है, अब हमारा काम ये है कि हम वापस एक कुछ ना कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐड ऑन करें, स्पेशली रियल एस्टेट के लोग जो अपनी सोसाइटीज़ डेवलप करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की एमिनिटीज़ प्लान करते हैं, उसमें मस्जिद बनती है, उसमें स्कूल की जगह होती है, उसके अंदर पार्क्स होते हैं। वहीं पर हम किसी एनजीओ से बात करके एक कॉज को पिक कर सकते हैं और अपनी हर आने वाली सोसाइटी के अंदर जो कोई भी डेवलपर उस पर काम कर रहा है तो वहाँ पे किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके एक मिशन को पाया तकमील तक पहुँचा सकता है एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत ख्याल रखिएगा। कोई कमेंट हो, आप राहिल से कनेक्ट करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह आपको उस पर जवाब मिलेगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।